का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। संगोष्ठी का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा एवं सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत पर्यावरणीय स्थिरता में महिलाओं की भूमिका। और आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि महाविद्यालय गान के लिए अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं। पुनः से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे बीच हमारी मुख्य अतिथि मैम उपस्थित हैं, विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं, कुछ अतिथिगण उपस्थित हैं और साथ ही साथ हमारी प्रेरणा स्रोत हमारी संरक्षिका आदरणीय प्राचार्य जी, निवेदिता जी उपस्थित हैं। मैं सबका बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन करती हूँ। और किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ होता है माँ की वंदना के साथ या दीप प्रज्वलन के साथ होता है, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, हमारे अतिथि उपस्थित हैं, मैम उपस्थित हैं, कि आप सबसे अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। नफरतों का जब कोई दरिया पड़े, पुल मोहब्बत का बनाना सीख लो, और आते जाते हर मुसाफिर के लिए एक दिया तुम भी जलाना सीख लो। वाह।
कवि लोग भी उपस्थित हैं, इसलिए आवाज आती रहेंगी। कहीं मैंने ही लिखा, मान करूं सम्मान करूं माँ, चरणों का तेरे ध्यान करूं माँ, आओ पधारो मातश्री में, तेरा ही गुणगान करूं माँ। जग जाहिर है माँ की ममता, जिसकी कोई नहीं है समता, इसीलिए तो कविताओं में तेरा गहरा ध्यान करूं माँ। मान करूं सम्मान करूं माँ, चरणों का तेरे ध्यान करूं माँ, आओ पधारो मातश्री में, तेरा ही गुणगान करूं माँ। माँ के सामने दीप प्रज्वलन हो रहा है और हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ भी हो रहा है। बहुत अच्छा विषय आज हमारे साथ है, भारतीय ज्ञान परंपरा एवं सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत पर्यावरणीय स्थिरता में महिलाओं की भूमिका। आज शुभम वह अवसर आया, जन जन में आलोक समाया, गीतों की पगडंडी चलकर मंजिल पर एहसान करो माँ। मान करूं सम्मान करूं माँ, चरणों का तेरे ध्यान करूं माँ, आओ पधारो मातश्री में, तेरा ही गुणगान करूं माँ। सभी का बहुत आभार। जो हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच है मनीषा जी, विशिष्ट अतिथि हमारे बीच हैं, विभिन्न अतिथि हमारे बीच हैं, उन सभी का बहुत आभार। अब मैं मंच पर हमारे बीच हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय मनीषा अहलावत जी, जो सदस्य हैं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की, हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भी है। मेरा उनसे अनुरोध कि वो मंच पर आए। साथ ही साथ डॉक्टर प्रभात राय जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आप रिटायर आईएएस हैं, वो भी मंच पर आए। साथ ही पुष्पेंद्र चौधरी जी, कर्मेंद्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो प्रिंसिपल हैं जीटीबी से। श्री प्रशांत कौशिक जी, जो अध्यक्ष हैं संवाद इंडिया सिटीजन वॉइस के और हमारे इस आज के कार्यक्रम के सह संयोजक भी हैं। इसी क्रम में हमारे बीच जिनकी 32वीं किताब का अभी विमोचन हुआ, डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर जी की उपस्थिति होती है। मेरा उनसे भी अनुरोध कि वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच हमारे आज की कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय मनीषा अहलावत जी हमारे बीच हैं। मेरा हमारी प्राचार्य जी से अनुरोध कि वो उनको पटका पहना करके और प्लांटर देकर के सम्मानित करें। मनीषा अहलावत जी सदस्य हैं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की। आप मेरठ कॉलेज से बीएससी और अमेरिका की जॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। 25 वर्ष के व्यवसायिक कैरियर के उपरांत सामाजिक व राजनीतिक कार्यक्षेत्र में कदम रखा। वर्ष 2022 में मेरठ कैंट से विधानसभा चुनाव लड़ी। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बन समस्त मीडिया में पार्टी का पक्ष रखा। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय लोकदल में महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुई। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य नियुक्त हुई। आप लेखिका भी हैं, साथ ही साथ गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में अतिथि लेक्चरार रही। पंचायत में पार्लियामेंट स्तर तक के कई राजनीतिक अभियान में कार्य किया। ग्रामीण बालिकाओं के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया। साथ ही मेरठ में वंचित बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा केंद्र कला रुचि व वर्कशॉप में आपने एक बच्चों के लिए दिल्ली में सांस्कृतिक यात्रा की। साथ ही वन ड्रॉप ऑन वे जल संरक्षण के लिए विशेष आपकी रुचि रही। इसी क्रम में हमारे साथ मैं बहुत बहुत स्वागत महाविद्यालय परिवार की तरफ से मनीषा जी आपका करती हूँ। इसी क्रम में हमारे साथ डॉक्टर प्रभात राय जी की उपस्थिति होती है, जो रिटायर्ड आईएएस है।
मैं प्रोफेसर कल्पना चौधरी जी से अनुरोध करूंगी कि उनको प्लांटर देकर के सम्मानित करें। हालांकि ऑफिसर्स का बायोडाटा बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि संक्षिप्त में पढ़ने का मुझे आदेश हुआ है। डॉक्टर प्रभात राय जी, आपके फादर डॉक्टर विष्णु दत्त जी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीए ऑनर्स, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, एमए इंग्लिश, एलएलबी, एलएलएम मेरठ यूनिवर्सिटी एंड एलएलडी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आप रहे और विभिन्न शहरों में आप पोस्टिंग रहे। साथ ही प्रोफेशनल आपका कैरियर रहा। जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस इन मध्य प्रदेश, कैडर सर्व इन डिफरेंट पोजीशन एट डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर एंड सेवरल ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, आसाम, दिल्ली और आप रिटायर हुए 2012 में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका। इसी क्रम में हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ कवि डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर जी की उपस्थिति होती है। मेरा डॉक्टर प्रोफेसर पूनम लखनपाल जी से अनुरोध कि वो उनको प्लांटर देकर के सम्मानित करें। अनुपमा जी से मेरा अनुरोध। ईश्वरचंद गंभीर जी की अभी 33वीं पुस्तक प्रकाशित हुई और उसका विमोचन हुआ। साथ ही साथ आप बहुत सारे सिलेबस में पढ़ाए जाते हो, प्राइमरी स्तर पर भी, जूनियर स्तर पर भी। साथ ही साथ बॉलीवुड में बहुत सारे आपके गाने गए। ऐसी शख्सियत हमारे बीच है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। इसी क्रम में हमारे साथ हमारे अतिथि के रूप में श्री पुष्पेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति होती है। मेरा प्रोफेसर सुनीता सिंह जी से अनुरोध कि वो उनको प्लांटर देकर के सम्मानित करें। आप वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व संपादक हिंदुस्तान समाचार पत्र एवं अमर उजाला रहे। हालांकि आप बहुत सारे और भी पेपर्स में आपने काम किया। दैनिक प्रभात 84 से 87 तक, कुवैत 87 से 90 तक एंड 90 से 93 तक हीरा टाइम्स में। इसी क्रम में हमारे साथ डॉक्टर कर्मेंद्र जी की उपस्थिति होती है। आप प्रिंसिपल हैं जीजीवी में। और मेरा श्रीमती नीलित कौर मठ से अनुरोध कि वो उनको प्लांटर देकर के सम्मानित करें। सर का बायोडाटा भी बहुत बड़ा है और हम सब जानते भी हैं, अक्सर पेपर में सर को पढ़ते रहते हैं कि आप डॉक्टर कर्मेंद्र सिंह जी बॉर्न नूरपुर से आप हैं। He is PhD doctorate in physics in the field of scholar energy device and rural development. Dr. Singh has 40-year teaching experience in CBSE accredited school and from 28 years he has several successful as a principal in different schools of Meerut. आप मेरठ के बहुत सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स रहे, जिसमें दर्शन एकेडमी, मिलेनियम और कालका। आप एट प्रेजेंट गुरु तेग बहादुर में प्रिंसिपल हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सर आपका। इसी क्रम में जो हमारे आज के सह संयोजक भी हैं कार्यक्रम के, श्री प्रशांत कौशिक जी की उपस्थिति होती है। मेरा डॉक्टर अंजू रस्तोगी जी से अनुरोध है कि वो प्लांटर देकर के प्रशांत कौशिक जी का स्वागत करें। आप अध्यक्ष भी हैं संवाद इंडिया सिटीजन वॉइस के और हमारे आज के इस कार्यक्रम के सह संयोजक भी हैं श्री प्रशांत कौशिक जी। आप सोशल वर्कर भी हैं, यूट्यूब चैनल भी आपका चलता है, न्यूज़पेपर से आप जुड़े हुए हैं। और अंत में एक स्वागत जो हमारे निश्चित करती हैं हमारी समीक्षिका हैं और जिनको देख करके हम हमेशा ही प्रेरित हुआ करते हैं, ऐसी प्राचार्य जी हमारे बीच हैं। मेरा प्रोफेसर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर सुनीता सिंह जी से अनुरोध मेरा कि वो प्लांटर दे करके हमारी प्राचार्य जी को सम्मानित करें। बहुत स्वागत पुण्य से। कहीं लिखा कि हम घर आए अतिथि का मन से अभिनंदन करते हैं, हम अपने बड़े बुजुर्गों का चरणों को छूकर वंदन करते हैं। कहीं यूं भी लिखा कि स्वागत का सामान नहीं है, रीति निभाने आए हैं।
और श्रद्धा के दो पुष्प लिए हम वंदन करने आए हैं। कर लीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा सम्मान, आओ जी करें हम स्वागत शत शत बार। और स्वागत आप सभी का है, और हमारे बीच जितने वरिष्ठ लोग, जितने अतिथि लोग मंच पर हैं, उससे ज्यादा लोग यहाँ हमारे ऑडिटोरियम में भी उपस्थित हैं। मैं उन सभी अतिथियों का भी बहुत स्वागत करती हूँ। और इसी क्रम में हमारे साथ ऋचा सिंह जी की उपस्थिति होती है, जो राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ी हुई है, पद पर है, प्रकोष्ठ में है। मैं अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर रजनी जी से कि वो प्लांटर देकर के उनको सम्मानित करें। ऋचा सिंह जी जो सोशल वर्कर भी हैं, एनजीओ भी चलाती हैं। इसी क्रम में हर्षवर्धन बिठा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मेरा आदरणीय प्रोफेसर मधु मलिक जी से अनुरोध है कि वो प्लांटर देकर उनको सम्मानित करें। हर्षवर्धन बिठल जी। वैश्य अनाथ आश्रम के मंत्री भी हैं, साथ ही अनेक शिक्षण संस्थाओं के मैनेजर भी हैं। इसी क्रम में हमारे साथ डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा जी की उपस्थिति होती है, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल है सीता भारती स्कूल से। प्रेम कुमार शर्मा जी। और मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय प्रोफेसर सोनिका चौधरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं कि वो प्लांटर देकर के उनको सम्मानित करें। डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा जी। इसी क्रम में हमारे साथ पूजा राजपूत जी की उपस्थिति होती है। मैं प्रोफेसर अपर्णा वत्स जी से अनुरोध करती हूँ कि वो प्लांटर देकर के पूजा राजपूत जी को सम्मानित करें। साथ ही इसी क्रम में कैप्टन हाजर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं प्रोफेसर मंजुलता जी से अनुरोध करती हूँ कि वो प्लांटर देकर के उनको सम्मानित करें। कैप्टन अजय जी। साथ ही इसी क्रम में ऋषभ पारेशर जी की उपस्थिति है। मैं प्रोफेसर अनु रस्तौगी जी से अनुरोध करूंगी कि प्लांटर देकर ऋषभ पारेशर जी को सम्मानित करें। ऋषभ पारेशर जी। अनु रस्तौगी जी। आदरणीय जगमोहन शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं प्रोफेसर गरिमा मलिक जी से अनुरोध करूंगी कि वो प्लांटर देकर के उनको सम्मानित करें। जगमोहन शर्मा जी। शाका जी, नाम बहुत अच्छा है। मैं अंजू रस्तौगी मैम से अनुरोध करूंगी कि वो जगमोहन शाका जी को प्लांटर देकर के सम्मानित करें। मैं ब्रजमोहन गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और मैं बीएड से प्रोफेसर डॉक्टर अनुपमा सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वह ब्रजभूषण जी को प्लांटर देकर के सम्मानित करें। चलिए सभी का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। और जो हमारी आज की मुख्य अतिथि हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, हमारे अतिथि लोग हैं, उन सभी का बहुत स्वागत। और हमारी वरिष्ठ शिक्षिकाएं उपस्थित हैं, साथी शिक्षिकाएं उपस्थित हैं, और बहुत प्यारे बच्चे उपस्थित हैं, उन सभी का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। और आज की संगोष्ठी बहुत अच्छी होने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप देखेंगे तो इसलिए बहुत अच्छे से आप सुनिएगा बच्चों। और मैं अब इस कार्यक्रम के संक्षिप्त से परिचय के लिए हमारे बीच कार्यक्रम के सह संयोजक आदरणीय प्रशांत कौशिक जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि कार्यक्रम के
परिचय के लिए एक बार वो यहाँ पर परिचय दें संस्था का, कार्यक्रम का। प्रशांत कौशिक जी। बहुत धन्यवाद शुभम जी। सर्वप्रथम माँ सरस्वती जी के चरणों में नमन करता हूँ और इस सभागार में उपस्थित सभी स्टूडेंट्स और साथ ही बहुत ही सम्मानित मंच, उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तो शुभम जी ने काफ़ी ऐसे बता दिया है कि किस तरह का आयोजन है आज ये है, और प्रिंसिपल मैम डॉक्टर निवेदिता मलिक जी का उनका जो सहयोग हमें इस कार्यक्रम का है वह बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायक भी है, क्योंकि स्कूल के अंदर कोई भी आयोजन करना, क्योंकि सीधा हम उससे शिक्षण संस्था से ऐसे जुड़ते हैं जहाँ स्टूडेंट भी हैं और टीचर भी हैं। फिर टीचर्स के पास जो अनुभव है बच्चों को गाइड करने का, और जो स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो कि देश की जो तरक्की है चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो स्टूडेंट कहीं ना सपना पाले होते हैं अपने कैरियर को लेकर। तो उस बीच में हम सबको अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है, तो मैं प्रिंसिपल मैम का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और साथ ही बहुत सम्मानित मंच हमारे मध्य है पुष्पेंद्र शर्मा जी, क्योंकि बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जैसे मैम ने बताया शुभम जी ने आपको। डॉक्टर करविंदर जी हैं, डॉक्टर यशवंत गंभीर हैं, प्रभात राय जी हैं और मनीषा जी हैं, जो कि आजकल युवाओं के प्रेरणा स्रोत की तरह इस समय राजनीति के क्षेत्र में हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सभी का, जो भी हमारे मंच पर अतिथि बैठे हैं। और साथ ही हमारे सम्मुख जो हमारे साथ के सिटीजन वॉइस के जो मेंबर यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत उनका भी करता हूँ। नीचा जी हैं, बरभूषण जी हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, जगमोहन शाखाल जी हैं, ऋषभ पराशर जी हैं, और सभी सभागार में उपस्थित पूरे कॉलेज के स्टाफ हैं, जो टीचर्स हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। संस्था के पास सिटीजन वॉइस है, इसमें हर क्षेत्र के बहुत ही सीनियर लोग हैं, जैसे पुष्पेंद्र जी जर्नलिस्ट हैं, जनरल क्षेत्र से हैं, प्रभात राय जी हैं जो IAS रहे हैं, प्रशासनिक अनुभव उनके पास। तो ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस हमारे साथ इस सिटीजन वॉइस के अंदर है। इसके माध्यम से हम समाजी सरोकारों को लेकर, समाजी विमर्श को लेकर, जो समाज की आवश्यकताएं हैं, जैसे पर्यावरण का क्षेत्र है या एजुकेशन का क्षेत्र है, और महिलाओं की क्या भूमिका आवश्यकता है। तो महिलाएं जैसे हम जानते हैं, चाहे कभी घर में माँ के रूप में देखते हैं उन्हें, चाहे बहन के रूप में देखते हों या बेटी के रूप में देखते हैं, तो महिला का जो हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, हमारी पर्सनैलिटी पर जो प्रभाव पड़ता है, उसी के अनुरूप हम अपना व्यक्तित्व बनाते हैं और हमारा जीवन बनता है। तो ऐसे में पर्यावरण के अंदर जो विषय रखा है कि हमारी जो ज्ञान परंपरा है, जो हमारा इतिहास है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महिलाओं की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है और महिलाओं की भूमिका क्यों आवश्यक है, किसी भी चाहे पर्यावरण संरक्षण में हो, चाहे शिक्षा को आगे बढ़ाने में हो या आर्थिक तरक्की में हो देश की, तो महिला की भूमिका हर क्षेत्र के अंदर बहुत ही अतुलनीय है। और हमारा भारतीय संस्कृति इतिहास भी है, चाहे आप किसी भी काल में चले जाएं, महिलाओं की भूमिका हर बार उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया अपनी भूमिका से, अपने काव्य से। तो आज आपके मध्य हमें जो सीनियर्स हमारे बैठे हैं, उनकी बातों से हमें कुछ बहुत सारे मार्गदर्शन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी कि हमारी भूमिका वास्तव में क्या है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज विषय रखा और आपके मध्य में उपस्थित हुए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम भी देता हूँ, क्योंकि वक्ता हमारे पास बहुत सीनियर हैं, उन्हें हम ज़्यादा सुनना चाहेंगे, और मैं माइक फोन है शुभम जी को देता हूँ। और आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार प्रशांत कौशिक जी। और स्वागत की श्रृंखला में ही भावना यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं, और मेरा प्रोफेसर कल्पना चौधरी जी से अनुरोध है कि वो प्लांटर देकर के भावना यादव जी को भी सम्मानित करें। धन्य घड़ी, ये धन्य दिवस है, आप यहाँ जो पधारे हैं और दर्शन पाकर हुए कृतार्थ, हर्षित हम सब सारे हैं। सफल ये उत्सव होगा हमारा, जानो ना निराधार, आओ जी करें हम स्वागत, शत शत बार। सभी का पुनः से बहुत बहुत स्वागत है, और मैं अब कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहती हूँ। और वक्ता के रूप में हम अभी मंच के नीचे से पहले शुरू करते हैं। हमारे बीच ऋचा सिंह जी की उपस्थिति होती है। मेरा उनसे अनुरोध कि वो मंच पर आए, माइक पर आए और अपने मन की बात, पर्यावरण से संबंधित, महिलाओं से संबंधित जो भी उनके विचार है वो आप सबके बीच रखें। और कहीं लिखा भी कि कल तक थे हम जीरो जैसे, ऋचा जी आपको समर्पित, कि कल तक थे हम जीरो जैसे, अब बनेंगे लाख के,
और समझो तो हम चंदन जैसे, ना समझो तो राग से। स्वागत है। Thank you so much, Shubham ji. Honorable guests on the dais और खूबसूरत से प्रोग्राम में खूबसूरत सी ऑडियंस, आप सबको मैं नमस्कार करती हूँ। आज का विषय भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ है। तो महिला एक जो है उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, तो ये तो हम सभी समझते हैं और बखूबी निभाते भी हैं। तो इस जिम्मेदारी को निभाते हुए कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं, और वो चूक जो है वो पर्यावरण से संबंधित है। जब एक परिवार को महिला बहुत खूबसूरती से लेके चलती है तो पर्यावरण भी हमारा परिवार है, उसे भी हमें एक बहुत खूबसूरती से लेके चलना है। जो लोग पर्यावरण से जुड़े हुए हैं शायद वो लोग समझते होंगे ओवरशूट डे होता है बच्चों। ओवरशूट डे होता है कि वर्ल्ड ओवरशूट डे वो होता है कि एक डे निर्धारित कर दिया जाता है कि तब तक आपको पर्यावरण के जो संसाधन हैं उनको यूटिलाइज करना है। जिस तरीके से महिला एक घर का बजट बनाती है उसी तरीके से इस पर्यावरण संरक्षण के जो संसाधन हैं उनका भी एक बजट होता है, और उस बजट के अकॉर्डिंगली हमें जो ईयर का एंड होता है यानी कि दिसंबर तक हमें वो संसाधन यूज करने होते हैं। और आपको पता है, यू वोंट बिलीव कि 2 अगस्त इज द वर्ल्ड ओवरशूट डे। इसका मतलब क्या है कि इस साल जो संसाधन हमें दिसंबर तक इस्तेमाल करने थे, यूज करने थे, वो हमने 2 अगस्त तक खत्म कर दिए। तो अब हम किसके संसाधन यूज कर रहे हैं? हम अपने बच्चों के संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी माँ बाप अपना विकास अपने बच्चों के विकास को स्टेक पे रख के नहीं करता, तो फिर हम पर्यावरण संरक्षण के सतत विकास को कैसे सोच सकते हैं कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा अगर हम अपने बच्चों के ही संसाधन यूटिलाइज करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बच्चों इसको बहुत गंभीरता से लेना है। गंभीरता से इसलिए लेना है कि हम लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। पहले तुलसी की पूजा होती थी, नीम की, पीपल की, वो इसलिए होती थी कि उसका धार्मिक के साथ साथ एक मोटिव ये भी था कि परिवार जो है, लोग जो हैं, वो पर्यावरण के साथ एक उनका एक अटैचमेंट होता था, जो अब कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। हम लोग पेड़ों के नीचे बैठना भूल गए हैं, उसकी हवा लेना भूल गए हैं, उसकी खुशबू लेना भूल गए हैं। हमें एयर कंडीशन की हवा चाहिए। हम फूलों की खुशबू लेने की बजाय परफ्यूम की खुशबू में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो हम कैसे समझ पाएंगे कि उस पेड़ के नीचे जब हम नहीं बैठे या सुबह उठ के अगर हमने उस पौधे को पानी नहीं दिया तो हम कैसे समझ पाएंगे कि उस पेड़ की क्या व्यथा है, उसको क्या बीमारी है। हमें जानवरों से, पशु पक्षियों से कोई लगाव ही नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी महिलाओं को लेनी है, जो पहले बहुत ज़्यादा हम लोग करीब थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये बिंदु छूटता जा रहा है, और वो जिम्मेदारी हमें उठानी है। क्योंकि एक महिला ऑलरेडी एक मैनेजमेंट की डिग्री लेकर आती है जब पैदा होती है, तो हमारे पास तो बहुत खूबियाँ हैं। उन खूबियों को ये हमें सजोते हुए अपने पर्यावरण को खूबसूरत बनाना है। 1% टेम्परेचर जब ये सदी स्टार्ट हुई थी ऑलरेडी बढ़ चुका था, और सदी के ख़त्म होते होते 2% टेम्परेचर तो हम रोक ही नहीं सकते, और अगर हमने प्रयास नहीं किया तो ये 4 डिग्री तक भी जा सकता है। और सोचिए, कल्पना कीजिए कि क्या वातावरण होगा। ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, जमीन की उर्वरता खत्म हो जाएगी और सब कुछ नष्ट की तरफ पहुंच जाएगा। जल बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, बहुत ही खूबसूरत विषय। जिम्मेदारी हमें उठानी है, आपको उठानी है। इस चर्चा को प्लीज करते रहिए और पर्यावरण बचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार रिचा मैम। और स्वागत की ही श्रृंखला में सौरभ शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मेरा प्रोफेसर कल्पना चौधरी से अनुरोध की वो प्लांटर देकर के उनको भी सम्मानित करें।
की तरफ चलते हैं, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं और हमारे बीच बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी यानी कि डॉक्टर कर्मेंद्र जी की उपस्थिति होती है, जो प्रिंसिपल भी हैं GTV से, और अनेकों स्कूलों के प्रिंसिपल आप रहे, विभिन्न स्कूलों में आप एज ए लेक्चरार रहे। तो ऐसी पर्सनालिटी आज हमारे बीच उपस्थित है। मेरा उनसे भी अनुरोध कि वो आए और अपने मन की बात, अपने मन के विचार आप सब लोग की साझा करें। आदरणीय डॉक्टर कर्मेंद्र सिंह जी, जो प्रिंसिपल हैं GTV। स्वागत सर। मंच का बहुत ही सुंदर संचालन कर रही मैडम त्यागी, मंच पर उपस्थित महिला आयोग की सदस्य और प्रिंसिपल मैडम प्रशांत जी, प्रोफेसर निवेदिता प्रिंसिपल RGPG कॉलेज, डॉक्टर प्रभात जी, पुष्पेंद्र जी एंड ईश्वर चंद जी। नाम आपका गंभीर है, पर मुझे कभी इनकी कविता सुनकर के लगता नहीं कि आप गंभीर हैं। आप सभी को प्रणाम करते हुए आज जो प्रशांत जी ने टॉपिक लिया है, ये लगभग 15 दिन में हम लोग इस प्रकार की गोष्ठी अलग अलग स्थानों पर करते रहते हैं। आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इन्होंने जो गोष्ठी का टाइटल चूज किया है और उसके अनुरूप यहाँ पर जो श्रोता है, वो जिनके कंधों पर इस देश का भविष्य, हम लोग अक्सर बड़े पुराने लोग इस बात को कहते हैं कि देश का जो भविष्य है ये युवा पीढ़ी है। आपको इस देश को किस प्रकार से आगे ले जाना है, किस प्रकार से मजबूत करना है, ये आपके हाथों में। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चों, जो ये पर्यावरण है, जो आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस है, किस प्रकार से पूरे विश्व में चेंज हो रही है। अभी आप देखिए, नवंबर इज एंड एंड दिसंबर इज गोइंग ऑन। इन द मंथ ऑफ दिसंबर फर्स्ट वीक, और पहले कभी यदि सौरभ जी आपको याद हो तो जब कभी दशहरा होता था तो हम स्वेटर पहना करते थे उस टाइम में। और आज भी हम, अगर बिट्टन जी अभी कह रहे थे कि मैं ये जर्सी पहना आया और मुझे बड़ी गर्मी लग रही थी। ये एनवायरनमेंट का जो आप परिवर्तन देख रहे हैं, दुबई जहाँ जो रेगिस्तान है वहाँ पर बाढ़ का आना, और हिंदुस्तान में भी आप देख सकते हैं कि ऐसी ऐसी जगहों पर, राजस्थान जहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं था, वहाँ पर बाढ़ आ रही है, कई हिस्से पानी की वजह से बह रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन पूरे विश्व में आपको देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं हम मानव के द्वारा जो स्थितियां पैदा की जा रही हैं उस पर निर्भर करता है। मैं, चूंकि आज का टॉपिक आपसे संबंधित है, इसमें महिलाओं का क्या योगदान है, आप बच्चों का क्या योगदान है और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये तो आपने देखा है, आपने पढ़ा है और आप जानते भी हैं कि महिलाओं का रोल हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा है। परिवार को, जैसा मैडम ने भी बताया कि महिला तो आजकल तो हम लोग डिग्री लेकर के मैनेजमेंट कोर्स करते हैं, लेकिन आप तो बाय बर्थ आपके पास तो डिग्री होती, कैसे एक परिवार को चलाना है, कैसे सोसाइटी को रन करना है और कैसे देश को आगे बढ़ाना है। आपसे बढ़िया बजट बनाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता, ऐसा मेरी मान्यता है और आपने इसको प्रूव भी किया है। क्योंकि डिग्री से ज़्यादा बेहतरीन जो आपका अनुभव है, प्रैक्टिकली बाय बर्थ जो आपके पास ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने, खुदा ने आपको दिया है, वो सराहनीय है। आप देखिए, मुझे याद है, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरी दादी, जब मैं छोटा था तो वो मिट्टी के बर्तनों में जो घड़े होते थे उनमें पानी रखा करती थी। और आज भी कुछ लोग इसी प्रकार से उस पानी का पीने का इंतजाम करते हैं। जो पानी पीने का साधन पहले गांव में होता नहीं था, कुएं होते थे और कुएं से भरकर जो पानी लाने का काम करती थी। मैंने नहीं देखा कि कोई जेंट्स लाता हो, हमेशा लेडी ही उसको लाया करती थी। और उस पानी का इस्तेमाल कैसे करना है उस पर पूरा अंकुश घर की महिला का होता था। घर की जो सर्वोच्च महिला होती थी, अगर आपने नहाने में भी ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर दिया तो दादी हमारी डांटा करती थी कि पानी कौन लाएगा। तो पानी का संरक्षण
जो हमको सिखाया हमारे बुजुर्गों ने, हमारे देश की महिलाओं ने, हमारे परिवार की महिलाओं ने सिखाया। और हमारे जो जितने शास्त्र हैं उनमें भी आपने देखा होगा कि ये बड़ा साफ साफ आपके बारे में वर्णित है। आपको विद्या की देवी माना गया, आपको समृद्धि की देवी लक्ष्मी माना गया, और आप देखिए आपको ताकत की भी देवी माना जाता है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ये आपने करके भी दिखाया है समय समय पर। तो मेरा तो आज की इस गोष्ठी के माध्यम से अनुरोध ये है कि अगर घर की महिला, अगर घर के ये बच्चे, ये लड़कियां इस बात का प्रण ले लें कि हमने अपने एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन बनाना है और दोबारा से उन्हीं स्थितियों को लाकर के खड़ा करना है जिनमें हमारा जीवन खुशहाल हो, बढ़िया हो, और हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो अच्छी एनवायरनमेंट में सांस ले सके। आज बड़ा परेशान है लोग, जरा सा आप देखिए कोहरा आता है, आप लोग मास्क लगाना शुरू करते, पहले ये सब कुछ नहीं था, आज है। आज न जाने कितनी बड़ी संख्या में लोग पॉल्यूशन का शिकार हैं। कई दिनों दिल्ली बंद रहा, आपका मेरठ भी बंद रहा, आसपास के सारे, ये केवल पॉल्यूशन जो एनवायरनमेंट में गड़बड़ी चल रही है ये उसकी वजह से है। तो मेरा तो सिर्फ आपसे कहना ये है कि आप अपनी पुरानी उस पर आइए। पहले जो हवन होते थे, बड़ी संख्या में हम लोग हवन क्या करते थे, हवन का भी ताल्लुक एनवायरनमेंट से हुआ करता था। हवन से जो गैस निकलती थी, ऊर्जा निकलती थी, वो वातावरण को शुद्ध करने में ब्रजमोहन जी काम आती थी, प्रेम जी। तो आज उन चीजों में हमने धीरे धीरे आर्टिफिशियल चीजों की तरफ को चल रहे हैं। आपने देखा कि अभी हमने ये यहाँ पर जो दीप प्रज्वलित किया, इसमें अब दिए आ गए, आर्टिफिशियल दिए आ गए, इलेक्ट्रिक दिए आ गए, हमने ये भी जलाने बंद कर दिए। तो दिवाली को देखिए, दिवाली में आर्टिफिशियल मालाएं, इलेक्ट्रिक मालाओं का इस्तेमाल हम करने लगे। तो अगर आप इस बात का संकल्प ले लेंगे कि हमको पर्यावरण को दुरुस्त बनाना, मैं आपको 1970 दशक की बात बताता हूँ कि उत्तराखंड में जब पेड़ों को काटो का अभियान चल रहा था, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर देश के अंदर किसी का था तो उत्तराखंड की महिलाओं ने पेड़ों से चिपक गई और पेड़ों को काटने नहीं दिया। ये महिलाओं की शक्ति थी और पेड़ बचे और हमारे जो पहाड़ थे हरियाली से परिपूर्ण हो गए। लेकिन अगर आप शांति के लिए जाते हो, पहाड़ों पर जाते हो, तो आज आप देखते होंगे पहाड़ों पर कोई पेड़ नहीं है, पहाड़ जो है पेड़ों से खाली हो गए हैं। आपके यहाँ से भी बुरी हालत उनकी है। मैंने अभी पिछली बार पर्यावरण पर एक गोष्ठी यहाँ जिला पंचायत भवन में हो रही थी, वहाँ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है जो चीफ गेस्ट मौजूद थे। मैंने कहा मुझे तो समझ में नहीं आता आपको गोष्ठी की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपने पिछली बार कहा था कि 2 करोड़ पेड़ हमने मेरठ में लगाए हैं। 2 करोड़ पेड़ अगर मेरठ में लगे हैं तो फिर पर्यावरण की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? आप क्या मुझे बता सकते हैं कि उनमें से कितने पेड़ जिंदा हैं? 2 करोड़ पेड़, इतने मानव नहीं मेरठ के अंदर, उतने पेड़ जिला प्रशासन ने लगा दिए। अगर आप खड़े होकर के ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने का कार्य करेंगे, उनको ऊर्जा देने का कार्य करेंगे, उनको जगाने का कार्य करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये जो झूठे आंकड़े पेश करके देश को चमन बनाने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूं उसमें सुधार आप ला सकती हैं। लेडीज से देखिए, आज आप देखिए इंपॉर्टेंट जो पोस्ट होती हैं जहां से जिनकी परमिशन से कोई आदमी अंदर जा सकता है, उस पर भी सारी लेडी बैठी है, उनके बिना इजाजत कोई जा नहीं सकता। आज दुकानों पर भी बड़े बड़े शोरूम में लेडी बैठी है, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि इनसे ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। आप हर चीज को अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से कन्विंस कर सकती हैं। तो मेरा कहना सिर्फ आपसे ये है कि आपको अपनी शक्ति को पहचानना है। और बच्चों, मैं तो 2 बात आपके लिए कहना चाहता हूं कि मेरी आरजू नहीं कि आप इत्र से महके, मेरी आरजू नहीं कि आप इत्र से महके, मेरी तमन्ना है कि आपके किरदार से खुशबू आए। मेरी तमन्ना है कि आपके किरदार से खुशबू आए। तो आप ये पैदा कर सकते हो, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ आज RGPG कॉलेज को चुना गया कि हम महिलाओं के अपने बच्चों के बीच में जाएं, उनसे करबद्ध प्रार्थना करें कि इस जागरूकता अभियान में आप हमारे साथ खड़े हों और हमारे लिए भी एक प्रेरणा बनकर के काम करें। धन्यवाद। हार्दिक आभार सर, बहुत अच्छी बात आपने हमारे बीच रखी। और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें
और सर को बहुत सारी संस्थाओं से अवार्ड भी प्राप्त है, बहुत सारी संस्थाओं में सर मेंबर भी हैं। आपको मेरठ रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो ऐसे कलविन जी हमारे बीच उपस्थित है, एक बार तालियां बजा दीजिए। और हमारा विषय भी रहा कि महिलाओं की सहभागिता, जैसे कि महिलाओं ने पर्यावरण व वनों की रक्षा के लिए कई आंदोलनों में भाग लिया, इसमें अग्रणी भूमिका निभाई और अपने प्राणों की आहुति तक दी। कार्ल मार्क्स ने का भी कथन है कि सृष्टि में कोई भी बड़े से बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता। अतः महिलाओं ने सदैव ही पर्यावरण संरक्षण की बात की है। पूरी दुनिया में महिलाएं वन एवं कृषि भूमि के प्रबंधन और जल, भोजन और ईंधन के प्रावधान की देखभाल करती रही हैं। महिलाएं पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर लेकर ज्यादातर चिंताएं रहती हैं। जैव विविधता संरक्षण में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। जी हाँ, सुनीता नारायण जी को भारत की पर्यावरण महिला माना गया है। इनका जन्म 1961 में हुआ। ये भारत की प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। वो हरित राजनीति एवं अक्षय विकास की महान समर्थक हैं। कुमारी सुनीता नारायण सन 1982 में भारत स्थित विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र से जुड़ी रही हैं। तो ऐसी महिलाएं हमारे बीच उपस्थित रही हैं हमारे बीच, जो पर्यावरण को बचाती रही हैं। और मैं इसी क्रम में आगे बढ़ना चाहती हूँ। हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित हैं। मैं बात कर रही हूँ आदरणीय श्री पुष्पेंद्र जी की, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूर्व में संपादक रहे आप हिंदुस्तान समाचार पत्र एवं अमर उजाला के भी। तो मैं अपनी बात रखने के लिए उनको भी यहाँ माइक पर आमंत्रित करती हूँ और आप सब तालियां बजा दीजिए, क्योंकि कहीं हमारे कुंडे के बड़े कवि हुए, उन्होंने लिखा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो दोनों तरफ से अगर साथ देने की बात होती है तो कार्यक्रम निश्चित रूप से ऊंचाइयों तक पहुंचता है। आदरणीय पुष्पेंद्र जी। सबसे नमस्कार। जो आपकी मैडम है जो एंकरिंग कर रही हैं, इन्होंने आपको बांधे रखा, नहीं तो हम लोग वो देख के तो शायद अब चले जाते हैं। क्या काम होता है कि उबाऊ से उबाऊ कार्यक्रम को थोड़ा मनोरंजन प्रदान करें, और वो आपने बखूबी किया। स्वागत का सिलसिला थोड़ा लंबा हुआ। अगली बार से कोशिश करेंगे कि हम स्वागत को ना बहुत जल्दी से कर ले। लेकिन आपके यहाँ के ना पौधे बहुत अच्छे हैं जो आप भी लोगों ने लगाए हैं, बनाए हैं, इसलिए अच्छे बहुत लगे हमें। मैडम मनीषा जी हमारे बीच है। आप उनसे ज़्यादा टाइम ले लेना, अपनी सारी बातें बाद में पूछ भी लेना। फिर रात नहीं आएगी, आज मिली हैं, है ना। और जब आपको प्रॉब्लम होगी तो आपके लिए रात को भी खड़ी होंगी, हमेशा खड़ी होंगी। लेकिन आपको कोई जिज्ञासा है आपके मन में तो पूछेगा। और आपके कॉलेज की आजकल पूरे शहर में चर्चा हो रही है, दूर दूर तक चर्चा हो रही है। कॉलेज तो वही है, क्या प्रिंसिपल बदल गई? हाँ, डॉक्टर निवेदित आ गए। एक लीडर कैसे चेंज करता है, उसकी ख्याति को और बढ़ाता है, चार चांद लगाता है, निवेदिता जी उसकी एग्जाम्पल है। हमारे साथी है प्रशांत जी, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। अभी टॉपिक सोचा, मुझे लगा यार टॉपिक क्या है, ये तो सच है, इसमें टॉपिक इसमें क्या बात करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। ना ज्ञान आगे बढ़ सकता महिलाओं के मिला, ना पर्यावरण। बड़ा लगा, फिर मैंने सोचा कि कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, बुलाया है तो अच्छा हुआ कि पहले ऋचा जी बोल गई, अब कर्मेंद्र जी, तो इन्होंने मुझे लाइन दे दी कि कहाँ बोलना है, क्या बोलना है। आगे बहुत सारे लोग बैठे, यहाँ की शिक्षिकाएँ, यहाँ के बच्चे, और हमारे विक्रम साहब, प्रेम शर्मा जी, जय भगवान जी, साहब के साथ साथ गंभीर जी जब आपको बहुत अच्छे से बताएंगे और उनके दिल में शायद पर्यावरण के लिए जितना दर्द है वो उसे बयां कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं, चाहे वो कर्मेंद्र जी हों, ऋचा जी हों, उन्हें हम मेरठ की सुनीता नारायण तो नहीं कहेंगे ऋचा को, पर ऐसे और भी लोग हैं, मधुबस जी हैं, और भी कई लोग हैं जिनका नाम यहाँ पे लेना जरूरी समझता हूँ। अब पर्यावरण की बातें बहुत हुई, हम ज्ञान के मंदिर में हैं, और जो इसका विषय है ना आधार, भारतीय ज्ञान परंपरा, उस पर ज़रा कम बोल रहे हैं लोग, और मैं भी कम बोलूँगा, मेरे पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है। पर मुझे इतना याद आता है कि ज्ञान के मंदिर में अगर हम बात करें, आज के युग में सावित्रीबाई फुले का नाम आप लोगों ने सुना? वो एक तरह से पहली शिक्षिका मानी गई यहाँ की, लेकिन इतिहास तो इससे बहुत पुराना है। अब हम ऐसा विषय क्यों चुन रहे हैं, इससे बात क्यों कर रहे हैं?
और इतिहास की बात क्यों कर रहे हैं? इतिहास में हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, पर हमसे कुछ अच्छे काम हुए और ऐसे काम हुए जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और हमें कुछ ऐसी विरासत दी है जिस पे हम गर्व कर सकते हैं। अब बात करें तो कभी गार्गी का नाम सुना है? मैत्रेयी, ये वो नाम है बेटा कि गार्गी वो थी जिन्होंने ऋषि याज्ञवल्क्य थे और राजा जनक के यहाँ जैसे गोष्ठी होती है ना, ऐसे ही वहाँ पे गोष्ठी होती थी, तो उसमें डिस्कशन हुआ करता था, डिबेट हुआ करती थी। तो उस महिला ने उनसे शास्त्रार्थ किया और वो भी किस टॉपिक पे? उस समय पे अंतरिक्ष और विज्ञान पे, और बाद में उसके सूत्र बनाए। तो महिला तो सब कुछ है, ज्ञान की देवी भी आप है, इसीलिए किसी देवता को ज्ञान की देवी नहीं कहा गया, महासरस्वती को कहा गया। शिव जी को क्या देते? ज्ञान देंगे, ज्ञान तो वो भी देते हैं, पर सरस्वती को कहा गया। तो आप सब लोग उन्हीं का रूप है और ज्ञान परंपरा को हम आगे बढ़ाते हैं। हम किसी भी फील्ड में हों, वो जरूरी नहीं है कि ABCD या क्या गैगो भी पढ़ाना होता है। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सीखते जाते हैं, कभी गलतियां भी करते हैं। तो जो आपके पास आए, जो आपके निकट आए, जो आपके साथ काम करे, अगर आप उसे कुछ भी सिखा सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। और अगर आपके किसी काम से, आपके एक छोटे से काम से किसी की ज़िंदगी में जरा सा बदलाव आए, किसी के चेहरे पे जरा सी मुस्कुराहट आए, तो समझिएगा आपका जीवन सफल है। रही पर्यावरण की बात, तो पर्यावरण के लिए सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आज जो ये प्लांटर्स अभी गिफ्ट में दिए गए हैं, मुझे बताया मैडम ने कि ये यहीं पर हो रहे हैं। इससे बच्चों में प्रेम होगा और मुझे लगता है कि एक एक बच्चे को दे दिया जाएगा, जितने प्लांट्स हैं उनके नाम लग जाए वहाँ पर। तो जी बहुत ज़रूर आपने किया होगा, आई एम श्योर ऐसा किया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब फिर बात आती है पर्यावरण की, फिर महिलाएं आगे। अरे यार, घर में मैं जाता हूँ, अपना बैग ऐसे फेंक दूंगा, अखबार ऐसे फेंक दूंगा, कौन संभालेगा घर के पर्यावरण को? मैडम संभालेगी, थोड़ा डांटेगी, लड़ेगी, इतने बड़े हो गए, बुढ़े होने आ रहे हो, अभी तक तमीज नहीं है, ये बातें सुनते हैं, लेकिन संभालती हुई है। इसी तरह से सफाई वो करती है। घर का काम आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं इसमें क्या योगदान कर सकता हूँ। कभी कभी खड़े हो जाते हैं, दिवाली पे थोड़ा झाड़ा पोछी करी और कहा गया आज मैंने बहुत काम कर दिया, लेकिन वो आप लोग तो इसे रोज करते हैं। और ये यहीं से नहीं है, यहाँ से शुरू हुआ। चाहे करमन जी ने अभी जैसे चिपको आंदोलन की बताई, सबसे बड़ी बात बताई ऋचा जी ने, पर्यावरण है क्या, क्यों चिंतित है हम इसके लिए। जैसे उन्होंने बताया ना, बजटरी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, इसे समझना। मेरे पास 100 रुपये है और उस 100 रुपये में मुझे नेक्स्ट जनरेशन को भी देना था 30 रुपये, और वो 30 रुपये से ज़्यादा मैंने तो 100 के बजाय 200 रुपये खर्च कर दिए। तो मैंने कितना बड़ा अपराध किया, एक्चुअली मैंने पाप किया। हम पाप कर रहे हैं जब हम अगली पीढ़ी को संकट में डाल रहे हैं। जो अभी करमिन जी ने बताया कि दुबई में बारिश हो रही है, यहाँ सूखा पड़ रहा है, यहाँ गर्मी हो रही है, तो एक नहीं इसके अनेक उदाहरण हैं। उसके लिए एक वर्ड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह लें उसे अंग्रेजी में, या जो हो रहा है विनाशकारी विकास। विकास है विनाशकारी, वो नहीं होना चाहिए। और चिपको आंदोलन नहीं, इसकी शुरुआत हुई 1730 में खेजड़ी में। वहाँ पे एक राजा थे और उन्होंने जब वहाँ पे अपना किला बनाने के लिए, महल बनाने के लिए पेड़ काटने लगे तो ब्रिटिश आ गए थे। और इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है चिपको आंदोलन के अलावा, एक अपो है साउथ का, और अल्मोड़ा में हुआ था खदानों को लेके, खड़िया की खदानों को लेके। वहाँ पे खड़िया खोदी जाने लगी थी तो वो खेतों पे आने लगी और खेत पे वो जंगली परत उसकी। तब औरतें बहुत परेशान हुई, उन्होंने आंदोलन किया। ऐसे मतलब अनेक उदाहरण हैं कि जहाँ महिलाओं की भूमिका को याद करे बिना वो अध्याय पूर्ण ही नहीं हो सकते। और यहाँ पर भी चाहे वो ज्ञान की परंपरा हो या पर्यावरण की परंपरा हो, महिलाओं के बिना पूरी हो नहीं सकती। 2 लाइनों के साथ जो ज़्यादा टाइम दिया उसे खत्म करूँगा। मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती, मदर टेरेसा, कल्पना हो या सानिया, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती।
आभार आदरणीय पुष्पेन शर्मा जी। और कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी है, और अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। और जनाब ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। और उस पूरी किताब को मैं यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ। हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय कवि जो गंभीर तो हैं लेकिन कविताओं में हास्य भी लेकर आते हैं, ऐसे डॉक्टर ईश्वरचंद गंभीर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और उनकी अभी इसी संडे को 33वीं पुस्तक का विमोचन भी हुआ। मेरा भी सौभाग्य रहा उसमें सम्मानित होने का, ऋचा जी भी उसमें उपस्थित थी। और वो आपने अगर पढ़ी होंगी ध्यान से अपने किताबें हिंदी की, तो हिंदी की किताबों में भी आपकी कविताएं हैं। और बॉलीवुड बॉलीवुड के विभिन्न फिल्मों में आपके गीत गाए जाते हैं। और डॉक्टर ईश्वरचंद जी ने कहीं लिखा कि अगर खिड़की पे आ जाते बड़ा उपकार हो जाता, और तुम्हें ठंडी हवा मिलती हमें दीदार हो जाता। तो अगर दोनों पक्षों के फायदे की बात हो तो कर लेनी चाहिए। और मैं अक्सर ही कोट किया करती हूँ स्कूल कॉलेजेस में, कहीं आपने लिखा कि शिक्षा दो, संस्कार दो, सदाचरण तो दो, और अपनी परंपरा का इन्हें व्याकरण तो दो, और अवधेश बन के देखिए एक बार ही सही, बन जाएंगे ये राम भी, वातावरण तो दो। तो ऐसी पंक्तियों को लिखने वाले, रचने वाले, जिन्होंने अनेकों किताबें लिखी, चाहे पर्यावरण पर हो, चाहे बेटी बचाओ पर हो, चाहे कन्या भ्रूण हत्या पर हो, ऐसे विभिन्न ज्वलंत मुद्दे आपने उठाए। ऐसे ईश्वरचंद गंभीर जी हमारे बीच हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आदरणीय डॉक्टर साहब आपका। चलिए, धन्यवाद शुभम जी। मंचासीन गुरुजन गुरु माताओं का मंच है, हल्का फुल्का राजनीति का भी पुट है, और पत्रकार बंधु भी बैठे हुए हैं, सभी को नमन करता हूं। और सामने बैठे हुए भी भाई हमारे शाहकाल जी से लेकर गुप्ता जी तक सभी को प्रणाम करता हूं। गुरु माता सामने भी हैं, मैं भी नमन करता हूं। प्यारे प्यारे बच्चों, अगर सबका नाम लेना आप शुरू कर दोगे तो जो 5 मिनट आपको दिए गए वो मंच पे खत्म हो जाएंगे। अच्छा, दूसरे वातावरण ऐसा बना दिया शुभम जी ने जैसे यहाँ कवि सम्मेलन हो, क्योंकि कवित्री बुला रही है और कवि आ रहा। तो बिल्कुल मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मुझे वहाँ बुला कर लाल किले पर या और कहीं। मैं भी लाल किले से बुर्ज खलीफा तक 6 बार कावपाठ कर चुका हूँ। बाहर देशों की यात्रा करने के बाद मुझे जितना अच्छा वातावरण शहर में, हिंदी विभाग यूनिवर्सिटी में, उर्दू विभाग यूनिवर्सिटी में और RGPG में जो मिलता है वातावरण, वो और कहीं नहीं। सबने अपने अपने मन की बात कह दी। कवि का अलग तरीका होता है बात समझने का भी, कहने का भी। सब बातों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल महिलाओं को टोपी पहनाई जा रही है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। क्या मतलब हुआ है इस बात में? बताओ, कर्मेंद्र जी कह रहे हैं जी लड़े, कुर्ता फेंक दिया, झोला फेंक दिया, उसको अंदर भाई भैया फेंक क्यों दिया, जगह पर रखो तो और काम कर रहे हैं। तो ये होती है, घर कॉपरेशन करना चाहिए कुल मिलाकर। और अगर केवल नारी का ही सम्मान करना है तो वो इस तरह से भी हो सकता है कि मैं अपने बुजुर्गों को नित शीश झुकाता हूँ, हर देवी देवता को इस मन में बसाता हूँ, श्रद्धा में समर्पण में देखा है मैंने रब को, जब अपनी बूढ़ी माँ के मैं पांव दबाता हूँ। ये मेरी श्रद्धा थी नारी के प्रति, रिश्तों के प्रति, और नारी का समर्पण और नारी की शक्ति की 4 पंक्तियां कि कभी बन राम की सीता तो वन को साथ जाती है, ये नारी हो सकती है। कभी बन राम की सीता तो वन को साथ जाती है, कभी यमराज से वापस प्रिय के प्राण लाती है, और कभी बनकर के दुर्गा शेर की करती सवारी है, और कभी बनके सदर तू अपने भारत को चलाती है। जितने नाम बताए जा रहे हैं और आगे बताए जाएंगे वो सब इसमें समाहित हो गए, आ जाते हैं। इस वक्त पर्यावरण पर बोलने से पहले भाई प्रशांत कौशिक जी का आभार करना बहुत आवश्यक है
क्योंकि मेरे 2 मिनट और कम कर देंगे फिर वो बोलने में, कि इतना ये अपना संवाद के माध्यम से जो एक कार्यक्रम चल रहा है, मैंने तो पहले महिलाओं का कार्यक्रम समझ के मना कर दिया। मैंने कहा महिलाओं का तो मुझे किस लिए कह रहे हो? हाँ, उन्होंने नहीं कहा कुछ पुरुष भी आ रहे हैं, फिर बताया कि ऋचा जी भी आ रही हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। ये मैंने सिर्फ इस उद्देश्य से कहा, मैं पहले भी यहाँ पिछले 20 साल से आ रहा हूँ इस स्कूल में, कुछ बच्चे ऐसे नहीं जिन्होंने मुझे देखा हो। मैं तो सोलम जी के संचालन में यहाँ कई प्रोग्राम कर चुका हूँ पहले। खैर, तो कुल मिला के हम आभार प्रकट करते हैं सभी हमारे प्रशांत कौशिक जी का, कि वो समय समय पे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो कोई भी नया बवाल खड़ा होता है तो उसे लोगों तक पहुंचाते भी हैं, लोगों का मत भी लेते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। पर्यावरण बड़ा आवश्यक है बचाना, क्योंकि पर्यावरण, आप सोचते हैं कि भाई पर्यावरण किस लिए बचाया जाए? पर्यावरण बचाने में पेड़ बड़ा सहायक है, पानी बहुत सहायक है, और सारा काम जो है ये हमें करना। ये तो अपना अपना मत है कि कोई घरवाली से करा रहा, कोई साली से करा रहा। हमारा मुद्दा है कि पेड़ जरूर लगना चाहिए कहीं भी एक आपके हाथ से। अगर इतने पेड़ लगेंगे, बिल्कुल सही कहा सर ने कि भाई करोड़ों पेड़ लग गए, वो लगाएंगे, हमें तो कोई पेड़ नहीं दिख रहा। हम खुद दिल्ली गए थे, मेरे साथ खुद शुभम जी गई थी। हमने वहां देखा कि एक आदमी 4 फुट का गड्ढा खोद रहा और दूसरा आदमी उसमें मिट्टी डाल रहा और तीसरा पानी डाल रहा। हमने गाड़ी रुकवाई, मैंने कहा ये क्या योजना, कौन लोग हो तुम? कह रहे जी केजरीवाल का वृक्षारोपण है। तो मैंने कहा वृक्षारोपण कैसा हो गया है? कह रहे जी गड्ढा खोद रहा हूँ मैं, दिख रहा हूँ तुम्हें कि हाँ जी। दूसरा कहने लगा कि मैं भर रहा हूँ या नहीं, जो हाँ। तीसरा कह रहा कि मैं पानी डाल रहा हूँ या नहीं, मैंने कहा हाँ हो तो रहा। और पेड़, मुझे पेड़ वाला नहीं आया तो ये बताओ हमारे क्या गलती? हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो इस तरह काम हो रहा है। आप जो है कल का भारत हो, आपको देखना है आगे। अगर आप लोग नए सिरे से इसे कुछ करना चाहते हो तो, क्योंकि ये बताया भी गया है हर जगह कि एक बेटी को शिक्षित करना, समझदार बनाना, योग्य बनाना, सशक्त बनाना का मतलब है कि वो एक पूरे परिवार को आपने तैयार कर दिया, क्योंकि वो दूसरी जगह जाकर पढ़ाएगी। बाकी काम जो है करना बेटी को। ये घूम फिर के अगर इन बातों के पीछे देखा जाए, जब भी कोई कहानी सुनाता है ये बेटी वो भी, ये तो बता दो कि तुम क्या कर रहे हो भैया। तो ये है थोड़ा सा। चलिए, मैं पर्यावरण के लिए कह रहा था पेड़ों की आवश्यकता क्यों है। देखें 4 पंक्तियां कि फल फूल प्राण वायु दें, इनको लगाइए। फल फूल प्राण वायु दें, इनको लगाइए। इनसे दवाई और घनी छांव पाइए। मरकर भी जलाते हैं ये चूल्हा गरीब का, पेड़ों सा मित्र दूसरा कोई बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं इसलिए कह रहा था कि जो काम ये मेरे से संस्था के द्वारा ऐसे ले रहे हैं, 5 मिनट मुझे देकर, मैं चाहता था कभी अकेला हूं और हम दोनों मिलकर आप लोगों को कविता के माध्यम से बताएं कि पर्यावरण को कैसे बचाना, क्योंकि काम ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। अच्छा, इसी तरह अब देखिए आप पेड़ों की, ये तो बता दिया पेड़ों का मित्र। एक स्थिति देखिए, पेड़ जैसा कोई हो सकता है मित्र भी। इसकी एक और मिसाल देखें कि छाया वायु जल देते हैं, छाया वायु जल देते हैं, पेड़ हमें संबल देते हैं। लोग मारते पत्थर इनको, फिर भी मीठे फल देते हैं। क्या हो सकता है? हाँ, मुझे बता नहीं सकते हो आपकी न्यूटन क्या जो भी है, क्योंकि ये विषय इतना लंबा है ना, मैं तो इसलिए बैठा रहूंगा 5 बजे तक, और आप मुझे बता दोगे तो मैं अपना जब भी समाप्त कर दूंगा। ये तो था पेड़ों का, चलो मेरे ख्याल में हो लिया मेरा समय। ऐसे पानी का, क्योंकि अगर मैंने आज सारी बातें बता दी तो निवेदिता जी मुझे नहीं बुलाने की दोबारा। जरा मुझे धीरे धीरे ये बातें हर जगह पहुंचानी होती हैं। मैं मोटिवेशनल कवि हूँ। मैंने इस शहर का मुझ पर 1 रुपया नहीं चाहिए किसी आदमी का, चाहे कोई कितना बड़ा यहाँ घूम रहा हो धनाट। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये बजट है, ये कर लो वो कर लो। मुझे अगर उन्होंने बुलाया तो मैंने अपने विचार जाकर रख दिए। मेरे भाई जानते हैं पुष्पेंद्र जी, वैसे ही अखबार की वजह से ही मुझे जाना जाता,
बाकी मैंने और कुछ नहीं करके दिया। ये समाज के मुद्दों को कभी नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा, आप सोचो। जल को देखो कि पानी बहना, जल की आवश्यकता है नहीं बच्चों, है तो देखो कि पानी बहना व्यर्थ बचाओ, पानी बहना व्यर्थ बचाओ, समझ के इसको अर्थ बचाओ, कल पीढ़ी के काम आएगा, जितनी है सामर्थ्य बचाओ। लगे रहो इस काम पर, क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं अपने हनी सिंह के गाने चल रहे हैं और हम दाढ़ी बना रहे हैं, नल वहां चल रहा, तो उससे क्या होता, 3 बाल्टी पानी निकल जाता दाढ़ी की वजह से, जबकि 1 लोटे का काम है। और गांव का नाई थे, 1 कटोरी के पानी में काम निपटा दिया करता था। वो लोग जानते थे पानी कैसे बचाना। जैसे हमारे कर्मेंद्र जी ने बताया कि भाई घड़े को देखना पड़ेगा, भर के कौन लाएगा इतने दूर से, और इनके तो आसपास होगा कुआ है नल। राजस्थान में तो 6-6 किलोमीटर जाना पड़ता है, जल के स्रोत कम होते जा रहे हैं, सब दिक्कत आ रही है। तब कहना पड़ता है अंत में 2 लाइन कि अगर न रोका हमने पानी झील और तालों में, क्योंकि झील, बावड़ी, तलिया, जोहड़ जो गांव में होते थे उन पर जो है कब्जे हो गए प्रधानों के। अब पानी कहाँ से धरती में पहुंचेगा? ओजोन परत जो है फटने को तैयार है, पेड़ पौधों का कटान हो रहा। तो अगर न रोका हमने पानी झील और तालों में, पानी फिर 2 जगह मिलेगा, आग और छालों में। इतनी सारी बेटियों को देखने के बाद यहाँ इस वक्त ये भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला भारत सामने बैठा है और पूरा भविष्य में देख रहा हूँ भारत का। बच्चे पढ़ लिख के जा रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं 1 मिनट के लिए भावुक हो गया था जब ऋचा जी अपना भाषण दे रही थी, और आप जानते हैं कि ये बढ़ के पेड़ पीपड़ के, मतलब जिन चीजों को हम पूछते थे, कुओं को पूछते थे, कुएं में माँ जो है टांग डाल के बैठ जावे कि बहू लेकर आएगा तो निकलूंगी, अनेजा भी गिर रही हूँ। गाँव में ये बड़े नियम है, वैसे नहीं है ये चीजें जो बताई जा रही हैं। तो मैं इस वक्त मुझे एक पंक्ति याद आ गई कि अगर बेटियों को हमने सुरक्षित रख के नहीं पढ़ाया तो बहुत मुश्किल होगा। और जो लोग गर्भ में बेटियों को मार रहे हैं, हालांकि एक स्लोगन मैंने इस सरकार को लखनऊ भिजवाया था, वो डॉक्टरों के जितने डॉक्टर थे सबके यहाँ एक स्टिकर बनाया था जी, जब यहाँ वो थे तिवारी जी सीएमओ हमारे, तो वो मैंने लिखा था कि भ्रूण हत्या लिंग परीक्षण पाप है। 2 लाइन का, भ्रूण हत्या लिंग परीक्षण पाप है, क्या वो हत्यारे चिकित्सक आप हैं? हर डॉक्टर को ताकि उसे ध्यान दे, क्योंकि अब के दौर में ऐसी बेटियां नहीं होती, अब के दौर में ऐसी नेकियां नहीं होती, भूख के कटोरे में रोटियां नहीं होती। शुक्र है कि पिछले दौर में गर्भपात पाप था, वरना ऋचा सिंह, मनीषा सी बेटियां नहीं होती। ये वैसे ही मंगलवार था। तो कुल मिलाकर आपको ही करना है, क्योंकि अगर यहाँ शुभम जी नहीं होती तो मैं भी नहीं होता। कहीं ना कहीं लिंक है हर चीज का, क्योंकि हमें अपनी कविता बढ़ानी होती है। आज मैडम को मैंने बता दिया है, मैं बड़े काम का आदमी हूँ, आगे परीक्षा हो तो ऐसे 10-15 विषय हैं, मैं कभी भी बच्चों को आधा घंटा देकर और आपका सहयोग कर सकता हूँ। अगर आपको अब तक का सुना हुआ अच्छा लग रहा और कोई बात कोई सुना नहीं, कोई और स्पेशल बात कोई बस पर्यावरण में पेड़ लगाओ, पानी बचाओ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आदमी अपने जीवन में गलती से कर लेता, जैसे कहते हैं यार ये इल्लत कहाँ से पाल ली, ये लकड़ी कहाँ से पाल ली, ये झंझट कहाँ से पाल लिया, होता हर आदमी के जीवन में। आप उड़ता थी, अब मैंने 4 पंक्ति लिख दी तो सारे शहर में जो तैयार का मत क्या नहीं, गंभीर जी क्या लिया है तुम। अब ये स्थिति आ गई है जब मुझे कह रहे हैं कि गंभीर तो है लेकिन हंसाने का, हालांकि मैं हंस कभी नहीं हूँ, आप हंस रहे हैं, इसमें मेरी कुछ प्रस्तुति के अंदर विशेषता होगी, वरना तो मैं तो आम भाषा ही लिखता हूँ, आम भाषा में बात करता हूँ। ये देखिए नारी का सम्मान ऐसे भी हो जाता, ये देखें 4 पंक्ति कि मेरे घर में एक प्रियसी है, नारी का सम्मान देखो जी, मेरे घर में एक प्रियसी है जिसमें मेरी जान बसी है, मंदिर मस्जिद मैं नहीं जाता, मेरे आंगन में तुलसी है। ये समझिए आप, गहराई बात होती है। अगर कवि की बातों को गहराई से समझा जाता है। अभी पिछले दिनों एक स्लोगन दे दिया कि उनकी चाहत है उन्हें नाम से जाने दुनिया, ऐसे लोग आपने देखे होंगे।
उनकी चाहत है, उन्हें नाम से जाने दुनिया। मेरी कोशिश है मेरे काम से जाने दुनिया। ये समझने का बात है। तो वो जो मैं इल्लत बता रहा अंत में वही करता हूँ। आभार व्यक्त करता हुआ मैडम का, कॉलेज का, सबका, सोहन जी का विशेष, क्यों ये थोड़ा जो अवसर दिलवाता है ना आदमी, जब तो सपोर्ट करता है इन चीजों, वही मैथी आदमी होता। अब ये कौशिक जी अगर हमें ना बुलाते, मैं तो डाकखाने में जा रहा था वहाँ अपनी आरडी का पता करना। ये कहने लगे कहाँ हो? जो डाकखाने में, नहीं तुम्हें तो वहाँ आना था। मैंने कहा वो तो महिलाओं को बता रहे थे कि नहीं तुम्हारे बिना तो मैं भी रिक्शा करके यहाँ को बैठ लिया। मैं तो जन कभी सड़क का आदमी हूँ। अच्छा, दूसरा ये है, इससे आप समझ जाओगे कि जो भी मिलता है काट लेती है। हर्ष भाई, शाकाल भाई, ध्यान दो इस पर। जो भी मिलता है काट लेती है, ये हर आदमी ने पाला हुआ है तोता। जो भी मिलता है काट लेती है, जान आफत में डाल ली मैंने, हो गया सारा मोहल्ला दुश्मन, एक कुतिया क्या पाल ली। हार्दिक आभार आपके आदरणीय डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर जी। आपने भी महिलाओं की बात की, कहीं यूं भी लिखा, आप मंच को मैं समर्पित करती हूं कि भारत की नारी भी पुरुषों से आगे कदम बढ़ाती है और लक्ष्मीबाई बच्चा लेकर अंग्रेजों से लड़ जाती है। पुराने समय से ही हमारी वीरांगनाएं हुई कि मानव ने अपनी खुशियों को मार दिया जब उसने कुल्हाड़ी से पेड़ काट दिया। साथ ही हरी दुनिया, पेड़ पौधों की दुनिया, शुद्ध और स्वच्छ हवा, जल की दुनिया, फूल जैसे खिले चेहरों की दुनिया, काश हमारी होती ऐसी दुनिया। धरती और अंबर करे पुकार, पर्यावरण सुरक्षा करो अपार, जीवन का है ये आधार, पर्यावरण सुरक्षा करो अपार, पर्यावरण की करके रक्षा, हम करेंगे इसकी सुरक्षा। तो आज हम ये प्रण लेंगे कि हम पर्यावरण की रक्षा जरूर करेंगे ताकि हमारी भी रक्षा होती रहे। और इसी क्रम में हमारे बीच इसी श्रृंखला में आदरणीय डॉक्टर प्रभात राय जी की उपस्थिति होती है, जो IAS है और विभिन्न जिलों में आप एज अ कमिश्नर आप पोस्टिंग रहे। और ये हमारा सौभाग्य है और खासतौर से मेरा भी कि उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है और उनके विचारों से हम हमेशा ही प्रेरित होते हैं। और आप बच्चे भी PCS IAS कर सकते हैं तो बाद में आप सर से ये पूछ भी सकते हैं कि उन्होंने कैसे और कहाँ से तैयारी की। सर, ये मेरा सौभाग्य है आज कि इस प्रोग्राम के संयोजक प्रशांत कौशिक मेरे कज़न हैं, मेरे परिवार के हैं। और ये जो बच्ची इतने देर से कंडक्ट कर रही है शानदार ढंग से, जिसने पूरा माहौल कवित्वमय बना दिया है, ये भी मेरे परिवार की है। इट्स ए मैटर ऑफ चांस होगी कि दोनों तरफ जो है ब्रैकेट में ये लोग हैं। और निवेदिता जो मुझको अभी भी छोटी सी बच्ची लगती है, कभी यूनिवर्सिटी के लीडर थी तब मुझे मिली थी। मैं कई बार यूनिवर्सिटी आता जाता रहा, उस दौर में भी यूनिवर्सिटी से मेरा खास लगाव रहा। मेरठ विश्वविद्यालय था, फिर बाद में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय बन गया। मेरे मुझे अभी भी मेरठ विश्वविद्यालय निकलता आदतन, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना। चौधरी चरण सिंह के तो वो तो हमारी रूह में बसे हैं, दिलों में बसे हैं। तो मैं अभी कह रहा था, मैंने कहा देखो स्टूडेंट लीडर को भी मैंने देखा था, आज प्रिंसिपल निवेदिता को देख रहा हूँ, लेकिन मुझको अब ये निवेदिता ये वाली नज़र नहीं आ रही है। आई एम वेरी नॉस्टैल्जिक। मुझे बचपन बहुत याद आता है। तो मैं जो बात आपके बीच कहना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में, इतनी देर में तो मेरा मूड बनता है जितना इन्होंने टाइम दिया। इतनी देर में तो मेरा इंजन स्टार्ट होता है। ये जानती है बहुत सारे कार्यक्रमों में रही है शुभम हमारे साथ। अब इसने कभी में बना दिया तो मैं भी कुछ इसकी परंपरा का निर्वाह करूँ थोड़ा सा, शायद मन्ना ये निकाल देगी मेरे को अपनी पार्टी से कि नारी जीवन आंधी की तरह, इस पार कभी उस पार कभी। भाई देखिए आंधी होती है तो कहती देखो तूफान बन गई मैडम। नारी जीवन आंधी की तरह, इस पार कभी उस पार कभी। कभी सीता बनी, कभी मीरा बनी, कभी रानी बनी थी झांसी की, भक्ति के गाती गीत कभी और हाथ में ले तलवार। That is the greatness of women in the world history with इंदिरा गांधी। सब एक बार मिलने चले गए, बच्चे थे हम तो समय स्टूडेंट लीडर।
बहुत बड़ी तस्वीर लग रही थी उनके पीछे। हमने जानते थे, मैंने कहा किसकी मैडम की लगा रही थी तस्वीर। उनके दफ्तर पहुंचे, हम छात्र डेलीगेशन था उस समय, NSUI के लोग भी थे, स्टूडेंट फेडरेशन के लोग भी थे। हमने कहा ये वो है जिसने फ्रांस की बहुत बड़ी लीडर है, जिसने इंग्लैंड को पराजित किया था, जॉन ऑफ आर्क। तो इतिहास बड़ा पड़ा है कि महिलाओं से उसको जिंदा जला दिया था, बाद में लंबी कहानी है। तो बड़ा बड़ा जुर्म भोगता है महिलाओं ने, बहुत बहुत अत्याचार सहे हैं। इतना दुख सहा इस देश की महिलाओं ने युगों से, औरत के जिंदा जलने को कुर्बानी और बलिदान करा। तो ये इतिहास है इस देश का। क्या आप सती प्रथा याद कीजिए, हम भी लड़े एक बार उसके खिलाफ। राजकुमार को जला दिया था जिंदा राजस्थान में, और सारे ठाकुर तलवार लेकर तैयार थे, आए कौन मार देगा। तब उस समय नेतृत्व किया था आज समाज में, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भी गया था उस मूवमेंट में। तो ये अभी की बात बता रहा हूँ। उसके बाद ये एक्ट आया सती प्रथा वाला। तो इतना जुर्म था देश की महिला ने, दुनिया की महिलाओं ने, देश की नहीं। हम लोग तो अभी तक नारी को गुलामी समझते हैं। इस देश को देवी कहकर दासी जाना है, और जिसको कुछ अधिकार ना हो उसे घर की रानी माना है। तो हमसे बड़ा पाखंडी नहीं, आपको धरती पे नहीं मिलेगा। हम कहते हैं परम, हर इंसान के अंदर ब्रह्म है, और अपनी एक आबादी को हमने गुलाम बनाकर रखा लंबे वक्त तक। आज भी हमसे बड़ा को पाखंडी हो सकता है। सिर्फ झूठी बातें करनी, झूठी ठोंग हाँकना सिर्फ हमारी जिंदगी में रह गया। पर्यावरण पर भी हालात देख लीजिए। अब आप कितना जोरदार नारा है, जहरीली हवाओं में अभी सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर न करता। अभी तो अभी आप हालत देख, लेकिन पॉलिटिशियन तो नजर नहीं आता। ये बैठी पॉलिटिशियन हमारी दोस्त, ये भी हमारे साथ काम करते पर्यावरण आंदोलन में। These all politicians are fraud. I challenge them. 200 criminals are sitting in the parliament, more than 100 sitting in legislative assembly. This is democracy. मैं भी ब्यूरोक्रेसी में बहुत लंबे वक्त तक रहा हूँ। पंजाब लड़ाया हमने, ऑपरेशन ब्लैक थंडर में था मैं। इन बच्चों को किसने बर्बाद किया? कोई पाकिस्तानी बर्बाद करना है। या कश्मीर में हम लोग लड़े, मणिपुर में आप हालत देख लीजिए। ये क्रिमिनल्स हैं, they cannot change this India. You have to change themselves. We are the people of India responsible for them. हमें तो जात का चाहिए, हमारे धर्म का चाहिए, हमें इंसान नहीं चाहिए। अच्छा, हमें कोई अरविंद घोष का, विवेकानंद का शिष्य नहीं चाहिए, सुभाष चंद्र बोस का भी शिष्य नहीं चाहिए, ना भगत सिंह जैसा चाहिए। हमें तो गुंडे बदमाश चाहिए, हमारी कौम का होना चाहिए। They have taken over this politics. How can they change this environment? इनके अंदर के एनवायरमेंट बिगड़े हुए हैं। ये अरबों रुपए खा चुके हैं इस मुल्क के। जो अभी बात कही ना, हमारी बहुत बढ़िया बात कही हमारे गृहमंत्री, किसने कहा था कि कितने लगा दिए? 2 करोड़। कहाँ गए 2 करोड़? खा गए साहब, ये हिंदुस्तान को खा जाएंगे। आप धर्मों में इसी तरह बटे रहिए, आप जातों में इसी तरह बटे रहिए, और हिंदुस्तान का मुस्तकबिल देख लेना। ये गैस चैम्बर बन जाएगा, ये तो भाग जाएंगे यूरोप, हम यहीं रह जाएंगे गरीब लोग। They have already gone 5,000 and gone to Europe in recently. अभी मैं पिछले कुछ दिनों की बात बता रहा हूँ। अब आप जाइए यूरोप तो आप कहीं से पानी पी लीजिए। इन्होंने पानी खत्म कर दिया। सबसे पहले इन्होंने पानी खत्म किया, पानी को धंधा बनाया, अभी हवा को धंधा बनाए। कोरोना में आपने देख लिया ऑक्सीजन का सिलेंडर कैसे बिका। अभी भी हम बिकेगा सिलेंडर। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जिन फिजाओं पर सबका अधिकार था, जिस पानी का, सूरज का उजाला सबका है, चंदा की चंदनियां सबकी है, ये रीत आज की नहीं है रीत है, और इसको भी खत्म कर दिया लोगों ने। ये वो पूंजीवाद के बर्बर लुटेरे हैं जिन्हें सिर्फ दौलत चाहिए। लेकिन बशीर साहब का एक शेर, हमारे शहर के शायर से बड़े, कि आंधियां बन के चिरागों को बुझाने वालों, अबे तुम कहाँ जाओगे दुनिया में अंधेरा करके? यहीं कुत्तों की मौत मारेगा, यहीं मारेगा। कितना लूटोगे दुनिया को? ये एनवायरमेंट प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये सिस्टम का एक रिपरकशन है। कहते हैं ना, एक साइड इफेक्ट, नथिंग मोर देन इट इज जस्ट ए साइड इफेक्ट। कहाँ गए वो महान क्रांतिकारियों के सपने?
जिन्होंने लाखों लाखों बलिदान दिए। इसी धरती पर 3 लाख लोग मारे गए 1857 में। जाने कितने अनगिनत लोग, कितनी लंबी परंपराएं क्रांतिकारियों की है। ये समझौतावादियों ने विनाश कर दिया हमारा। ये हर कदम पे घुटने टेकते हैं। इन्होंने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेके, अब ये जातों के सामने घुटने टेक रहे हैं। तो इसलिए मेरा तो ज्यादा वक्त, क्योंकि मुझको नहीं जा, प्रशांत नाराज हो जाएगा मेरा भाई कि आप तो लंबाई खींच जाते हैं। अभी तो मेरा इंजन गर्म ही हुआ है। थैंक यू वेरी मच शुभम, जिंदाबाद रहो। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभात राय जी। जो मैंने जैसे पहले ही बताया, आईएएस रहे, विभिन्न जिलों पर विभिन्न जगह आप पोस्टिंग रहे और जनप्रिय नेता होते हैं ऐसे आप जनप्रिय अधिकारी रहे। आप हमारे कॉलेज में आए, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और इसी बच्चे जिसके लिए हम इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, मैम का नंबर है अभी, आप सुन के जाइएगा। जिनका हम बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारी आज की मुख्य अतिथि मनीषा अहलावत मैम हमारे बीच हैं। साथ ही वो सदस्य हैं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की। मेरठ कॉलेज से बीएससी की आपने और अमेरिका की जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से आपने एमबीए किया। 25 वर्ष के व्यवसायिक कैरियर के उपरांत सामाजिक व राजनीतिक कार्य क्षेत्र में कदम रखा। 2022 में मेरठ कैंट से विधानसभा चुनाव लड़ा। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बन समस्त मीडिया में पार्टी का पक्ष रखा। 2023 में राष्ट्रीय लोकदल में महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुई। 2024 में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य रही। आपका बहुत स्वागत पूरे कॉलेज परिवार की ओर से। कहीं लिखा, माँ बहन पत्नी सहेली नेत्री, माँ बहन पत्नी सहेली नेत्री, हर किरदार बखूबी से निभाती हो। हे नारी तुम सब कुछ कैसे मुमकिन कर जाती हो। आदरणीय मनीषा अहलावत जी। थैंक यू। आपका संचालन बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है पूरे जो समा बांधा है उसके श्रेय आपको जाता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी आयोजकों का, प्रशांत कौशिक जी जिन्होंने मुझे याद रखा, और हमारी आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं और जिनका मैं कहती हूँ एक अचीवमेंट है, वो काफ़ी समय से इस पद पर है, तो निवेदिता जी, और मंच पर आसीन सभी मेरे से सीनियर हैं, बड़े हैं, और मैं इतना अभिभूत हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब हर चीज़ बोली जा चुकी है। और मेरे सामने जो बैठे हैं सिटीजन्स वॉइस मेरठ के जो मेंबर्स हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी बहन रिचा, जिनके द्वारा मुझे इस संस्था का पता लगा, और सभी शिक्षिकाएं और बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं कुछ समय आपका मैं भी लूँगी। मुझे पता है अब शायद लंच टाइम हो रहा है या कोई क्लास शुरू होने वाली होगी। तो एक तो मुझे प्रशांत जी ने कुछ दिन पहले मैसेज किया ऐसा प्रोग्राम है, और मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने बोला, मैंने क्या रिप्लाई किया, कंफर्म है, मैं आऊँगी। मतलब अगर जहाँ भी बच्चियों का या पर्यावरण का या महिलाओं का है तो मैं आग बंद करके आती हूँ। और ऐसे मुझे बोला जाता है आप आती नहीं हो। मैं जो व्यक्तिगत प्रोग्राम होते हैं उन्हें अवॉइड करती हूँ। शादियाँ, नेता बहुत घूम रहे हैं शादियों में आजकल, मैं वहाँ वो कम करती हूँ जिससे कि हम काम पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। क्योंकि मुझे महिला आयोग की वजह से और भी बहुत काम रहते हैं। मेरी पार्टी की, मैं महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ, तो ऋचा जी जानती हैं कि वो कितना बहुत ही कॉम्प्लेक्स और गंभीर काम है। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि मुझे मेरे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनकी वजह से और आप लोगों की वजह से मेरठ से मैं चुनाव लड़ी हूँ, तो एक इस तरह का मुझे समर्थन मिला, उन्होंने इस काबिल समझा, मुझे मौका दिया, तो मुझे लगता है इस मौके को मैं ज़ाया ना करूँ, जितना हो सके काम करूँ। तो आज आप लोगों के बीच में हूँ और यहाँ आकर एक इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि हम आमतौर पर जो राजनीतिक प्रोग्राम में जाते हैं तो मेरी जो पॉलिटिशियन बहन है वो जानती होंगी कि वहाँ कितना एक केओस रहता है ना। तो कभी भी यहाँ पर एक काम है। और सबसे पहली बात यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जहाँ महिलाएं
अगर ज़्यादा मात्रा में होती हैं तो वहाँ अपने आप एक सुविधा, व्यवस्था और डिसिप्लिन, ये सब अपने आप आ जाता है। तो यही एक प्रूफ है कि क्यों हमें महिलाओं को आगे नहीं लाना चाहिए। महिलाओं को इसीलिए आगे लाना चाहिए क्योंकि उनके आने से हर चीज़ व्यवस्थित होती है, हर चीज़ सुचारू रूप से चलती है। जैसा कि मंच पे बैठे उन्होंने सबने कहा कि वो घर अच्छे से चलाती हैं, लेकिन मैं गंभीर जी की बात से सहमत हूँ कि सारी जिम्मेदारी हम महिलाओं के कंधों पर नहीं डाल सकते, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है, तो ज़्यादा जिम्मेदारी तो पुरुषों को ही लेनी पड़ेगी। अगर पुरुष आगे आकर कहेंगे, अपनी घर की महिलाओं को कुछ निर्देश देंगे, बच्चियों को देंगे, तो वो ज़रूर पालन करती हैं। तो मैं जब गांव में भी जाती हूँ तो मैं बड़े बुजुर्गों से ये कहती हूँ कि आप अगर बोलेंगे तो महिलाएं, बच्चियाँ मना नहीं करेंगी। आप उनको आज्ञा दीजिए, आप उनको आगे बढ़ने दीजिए। और हम इसकी मिसाल भी देखते हैं, मेरठ की कई प्रतिभाएं खेलों में आगे आई हैं और मैंने हर एक से मिली हूँ, और हर बच्ची आगे तभी आ पाई है जब उसके पिता ने उसका साथ दिया है। सुबह उठकर 4 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ले जाना, ये एक पिता का समर्पण था। उसकी वजह से वो बेटी कॉमनवेल्थ में या एशियाड में या ओलंपिक्स में मेडल जीत पाती है। तो जब तक हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे दोस्त हमें समर्थित नहीं करेंगे, इस पुरुष प्रधान समाज में जिम्मेदारी महिलाओं की नहीं हो सकती, लेकिन भागीदारी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो महिलाओं को भागीदारी में आगे आना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है पुरुषों को एक कदम पीछे भी लेना पड़े, तो वो लेना पड़ेगा और लेना चाहिए, क्योंकि ये आज की ज़रूरत है। आप पर्यावरण की बात कर रहे हैं, आप शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, जब तक हम लोग महिलाओं को पूरी भागीदारी नहीं देंगे, ये व्यवस्था नहीं बनेगी। ऐसे ही शोषण होता रहेगा और इसका मुख्य कारण यही है। तो एक आपको शब्द देकर जाऊंगी आज, जिसको कहते हैं इको फेमिनिज्म। तो इको फेमिनिज्म का मतलब ही ये है कि हम स्त्रीवाद को तो आगे बढ़ाएं, लेकिन स्त्रीवाद को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है पर्यावरण को बचाने का। जब हम पर्यावरण को बचाने के लिए महिलाओं को आगे लाते हैं, तो आपकी सारी जितनी हमारी आज हम कहते हैं स्त्री पुरुष को लेकर लिंग भेद है, भ्रूण हत्या है, ये सब का समाधान, उसका जो स्रोत है वो वही है कि हम हर चीज़ में महिलाओं को भागीदारी दें, और वो इको फेमिनिज्म से शुरू होती है। तो इसकी एक बहुत वंदना शिवा जी हैं, डॉक्टर वंदना शिवा, तो उनकी संस्था है नवदान्या। तो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, मैं कहूँगी आप लोग इस बारे में रिसर्च करें, स्टडी करें। वो बीज संरक्षण करती हैं और ये इतना महत्वपूर्ण काम है। आप समझिए कि हमारे विनाश की वजह से, मानव जाति के विनाश की वजह से आज करीब 70% जो स्पीशीज हैं वाइल्ड लाइफ में वो खत्म हो चुकी हैं। तो 100 में से 70 आप कभी, आपके बच्चे या आप भी कभी देख नहीं पाएंगे, वो खत्म हो चुकी है। तो एक अलार्म बेल बज चुकी है, और जिसके लिए आज हम दोष नहीं दे सकते। आज हमें खुद खड़े होके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अपने व्यक्तिगत तौर पर आप एक्टिविज्म करिए, आप पॉलिटिक्स में आइए, आप अपने घर में बहुत छोटे तौर पे, आप जैसे प्रिंसिपल मैडम कह रही थी कि अपने घर में आप शुरू कर सकते हैं। किस तरह का आप डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, कितना आप पानी इस्तेमाल करते हैं। मैं कहती हूँ कितनी बार नहाते हैं, आप उसमें भी पानी का आप बचाव कर सकते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि रोज़ नहाएं? कुछ लोग मेरे से नहीं सहमत होंगे, पर मैं कहती हूँ कि अब वो समय आ गया है कि आप रोज़ नहीं नहा सकते। जब ये नल और ये पाइपलाइन नहीं बिछी थी, तब लोग रोज़ नहीं नहाते थे, नदी पर जाकर नहाते थे। अब आपने इतना, या हमारे से पिछली 3 पीढ़ियों ने इतना पानी बर्बाद कर दिया है, सुविधा हो गई, तो अब वो जल खत्म होता जा रहा है। तो उसका फिर से संरक्षण उसी तरह करना पड़ेगा जैसे पहले घड़ों में रख के किया जाता था। तो 2-3 चीजें हैं जो इस पर आप ध्यान दीजिए। आप कह तो रहे हैं 2 करोड़ पेड़ लगे पर दिखे नहीं, पर उसके लिए सवाल किसने किया? आपने फिर जाकर वोट पे वही बटन दबा दिया। तो आप जब तक सवाल नहीं करेंगे, आपको 5 साल में, कुछ साल में मौके मिलते हैं। अब म्यूनिसिपैलिटी के भी इलेक्शन होते हैं, आपके पार्षद चुने जाते हैं। कौन जाता है पार्षद के घर उससे सवाल करने, या उनको चाय पे बुलाकर आप खाना पूर्ति कर देते हैं? मुझे कई जगह चाय पे बुलाया जाता है, मैं नहीं जाती। क्यों बुलाते हैं चाय पे? मेरे से सवाल करिए, मुझे काम बताइए, मैं जरूर आऊंगी। तो एक नेता का जो काम है आप ही तो बताएंगे उन्हें, पर आप फोटो खिंचवा कर उनको खुशी करके घर भेज देते हैं।
और अगली बार फिर उनको चुनाव में फिर आपको वोट दे देते हैं। तो आप राजनीति को भी हमने इसमें, ये एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है कि आप लोगों का है ये। एक होता है फाइनेंशियल करप्शन। फाइनेंशियल करप्शन सबसे सीधा होता है, उसको कभी भी आप ठीक कर सकते हैं। एक होता है मॉरल करप्शन। जो मॉरल करप्शन है वो जब समाज में आ जाए तब उसका दारोमदार जनता के ऊपर होता है कि आप कैसे अपने निर्णय ले रहे हैं, आप अपना नेता किस तरह चुन रहे हैं। क्या नेता, मतलब अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे घर आकर मेरे बच्चे की शादी में आ जाए तो हम बड़े खुश होते हैं कि कितना अच्छा है नेता, देखो सबके यहाँ आता है। लेकिन क्या आप कभी उनसे पूछते हैं कि 2 करोड़ पेड़ क्यों नहीं लगे? आप घेर कर ये सवाल तो पूछिए एक दिन, तो ये काम भी होने शुरू हो जाएंगे। तो ये आप शायद फर्स्ट टाइम वोटर्स यहाँ पर होंगे या पिछली बार वोट डाला होगा या अगली बार डालेंगे, तो आप ये चीजें ध्यान रखिए। और कभी कोई वोट जाया नहीं होता। अगर आपका मन है नोटा का तो आप नोटा भी करिए, लेकिन वोट अपना वहीं दीजिए जहां आपको ठीक लगता है। क्योंकि ये चेंज, ये जो बदलाव है, ये एक उसमें नहीं आता योजना में, ये कई बार वोट परसेंटेज बढ़ते। क्योंकि मैं राजनीति में 3 साल से हूँ, मैं बता रही हूँ आपको जो मैंने सीखा है कि वोट परसेंटेज बढ़ते बढ़ते बीजेपी या आम आदमी पार्टी में 2-2 सीट से शुरू हुई थी पार्टियां, बढ़ते बढ़ते 40 साल में तो आज यहाँ पहुंची हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कुछ नए तरह की राजनीति करना चाहते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि वो कहीं वेस्ट हो रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कहाँ से शुरू हुई थी? तो वो धीरे 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 करके ही तो बढ़ी है 40 साल में। तो ऐसे ही आप लोग भी अगर धीरे धीरे चाहें तो किसी भी पार्टी को बड़ा बना सकते हैं, पर देखिए कि उसका नेता के विचार कैसे हैं। क्या वो आपकी बात सुन रहे हैं? क्या वो आपके बीच में काम के लिए आ रहे हैं या केवल आपके यहाँ चाय पीकर जा रहे हैं, फोटो खिंचवा के फेसबुक पर डाल दे रहे हैं जनता के बीच, अपनों के बीच? तो आज नेतागिरी ये हो गई है कि नहीं, बताइए। मैं गलत तो नहीं बोल रही, आज अपनी राजनीति से अलग हूँ तो ये बोल भी पा रही हूँ। मुझे लग रहा है बड़ी सेफ स्पेस है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, शायद राजनीतिक मंच पे ये बात ना बोल पाऊँ। तो मेरी आपसे यही एक दरखास्त है कि आप लोग एक, यहाँ पौधशाला है, ये एक पौधशाला है। हम जब कह रहे हैं हम योद्धा तैयार करेंगे तो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। तो सबसे पहले अपने विचारों में जो करप्शन है उसको निकालिए। अगर आपको जो सही लगता है उसको फॉलो करिए। और बहुत रानी झांसी और बहुत पुराने छोड़कर आज आपके बीच में ऐसी मिसाल है, डॉक्टर वंदना शिवा है, डॉक्टर सुनीता नारायण है, मेधा पाटकर है, और बाकी चिपको मूवमेंट की सबने बात करी, बिश्नोई समाज की सबने बात करी कि कैसे उन्होंने खेजड़ी में वहीं से शुरुआत हुई थी कि अपने से ज्यादा जरूरी उन्होंने पेड़ की जान समझी। क्या ये भाव हमारे अंदर है कि हम अपने से ज्यादा किसी और जीव की जान को समझें, चाहे वो पेड़ हो या कुत्ता हो या बिल्ली हो? हमारे समाज में बहुत क्रूरता आ चुकी है कि हम कुत्तों को भी नहीं सहन कर पा रहे हैं, सबसे बंदरों को नहीं, बंदर आ रहे हैं तो वो क्यों आतंक कर रहे हैं? क्योंकि उनका घर भी तो उजड़ा है। जब बड़े बड़े पेड़ 100 किलोमीटर सारे कट जाएंगे तो बंदर कहाँ जाएंगे? आपके घरों में ही तो आएंगे। तो अगर हम पेड़ बाहर लगाते हैं, मैंने कई लोगों को सुना कहते हैं हम फल के पेड़ नहीं लगाते। अब क्यों नहीं लगाते? बंदर आते हैं। तो अगर आप उनके लिए पेड़ नहीं लगाओगे तो घर में ही तो आएंगे फिर। तो फल के पेड़ लगाओगे तो घर से बाहर रहेंगे। तो पेड़ लगाना तो बहुत ज़रूरी है। और जल संरक्षण जितना आप अपने आसपास कर सकते हैं, ये काम होता है, बहुत मेहनत का काम होता है। मेरे भाई यहाँ बैठे हैं अपने गांव में अपने जोड़ का संरक्षण करने के लिए, एड़ियाँ घिसने ही आई थी और मैं भी इनकी मदद कर रही हूँ। लेकिन ये काम करना पड़ता है, कभी पुलिस के पास जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना, अपने पार्षद के पास, अपने विधायक के पास। लेकिन जब तक जनता ये काम करने को तैयार नहीं होगी तो बताइए आपका नेता क्यों करेगा? उसको तो बैठे बैठे सब सत्ता आपने दे दी है। तो ये बड़ा ह्यूमन नेचर है, बहुत सिंपल लॉजिक है कि जब तक जनता डिमांड नहीं करेगी नेता भी कोई काम नहीं करेगा। तो ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। और वाटर बॉडीज की जो सबसे एक बस इसके साथ ये लास्ट है कि आपके आसपास जो भी वाटर बॉडी है, अगर कोई बच्चे गांव से जुड़े हुए हैं तो आपके गांव में झोड़ होता है, तो झोड़ आपकी विरासत है।
उसको अगर कोई पार्ट कर भर के उस पर कब्जा कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसका विरोध करिए। आजकल आप पढ़े लिखे हैं, ऑनलाइन जाके आप ये शिकायत कर सकते हैं। सीएम के भी पोर्टल बने हुए हैं, सब तरह के पोर्टल बने हुए हैं। शिकायत तो कम से कम उसमें लॉन्च करिए और फिर हमें एक कॉपी भेजिए, आगे हम भी उसको टेकअप कर सकते हैं। तो अपने झोड़ को बचाइए, क्योंकि वही आपके गांव का पानी का स्रोत होता है। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आप गड्ढे खोद रहे हैं, वो नेचर ने अपने आप आपको बना के दिया है। उसमें पानी बारिश का इकट्ठा होता है और वापस आपके नलों में आता है। तो ये बहुत अच्छा नेचर ने बना रखा है सिस्टम, इसको संजोइए और शहरों में पानी को रास्ता दीजिए। अगर हर जगह आप कंक्रीट कर देंगे, पक्का कर देंगे, तो पानी को जाने का रास्ता जब नहीं मिलता तब जल भराव होता है, बाढ़ आती है। तो पानी को जाने का रास्ता दीजिए। अपने अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा सकते हैं तो लगाइए। तो ये 2-3 चीज़ें तो आप यूँ तुरंत कर सकते हैं। इनके लिए एक्सपर्ट्स भी हैं। आजकल सोलर एनर्जी आप लगवा सकते हैं, सरकार भी मदद कर रही है इसमें। प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी पहल करी है, सौर योजना की। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने घर में कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जो थोड़ा बाहर निकल के हमें संघर्ष करना पड़ता है, और कुछ चीज़ों के लिए बिल्कुल एक्टिविस्ट बनना पड़ता है। तो अपना रास्ता चुनिए अपने हिसाब से, जिसमें आप मैं नहीं चाहती कि आप अपना घर बार छोड़ दें, घर में भी रहें, खुश रहें, लेकिन अपनी जगह जैसे भी हो सकता है कुछ ना कुछ करते रहें। धन्यवाद। हार्दिक आभार मनीषा मैम, बहुत अच्छी जानकारी हमारे बच्चों को दी। और ये मैं इनकी तरफ से विश्वास दिलाती हूँ, ये ज़रूर आगे से ऐसा करेंगे, पानी भी बचाएंगे, पौधे भी लगाएंगे और साथ साथ उनका संरक्षण भी करेंगे ना जी। और अब मैं क्रम को आगे बढ़ाती हूँ, जिनके दिशा निर्देशन में हम ऐसे कार्यक्रम कर पाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा यानी हमारी प्राचार्य जी प्रोफेसर निवेदिता कुमारी जी की, कि वो भी माइक पर आएँ और अपनी बात आपको दे सकें। और मैं हमेशा ही उनके लिए पंक्तियाँ कहती हूँ जो मुझे बहुत पसंद हैं, कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, और वही मंजिल पे चलता है जो अपने पाँव जलता है, और मिटा देता है कोई कोई नाम तक भी खानदानों का, और किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। तो मैम के नाम से मशहूर होकर कॉलेज चल रहा है। बहुत आभार मैम। थैंक यू शुभम जी। मंच पर ऐसे हम सब के प्रेरणा स्रोत यंग जनरेशन के लिए एक मॉडल के रूप में उपस्थित राज्य महिला आयोग की सदस्य सक्रिय राजनेता मनीषा जी, मंच पर उपस्थित पुष्पेंद्र शर्मा जी जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मार्गदर्शक रहे हैं हमारे साथ हमेशा, स्टूडेंट लाइफ से ही कभी न कभी किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। प्रिंसिपल साहब, प्रशांत सर जो मेरे गुरु के साथ साथ हमारे आइडल उस समय रहे हैं जब हम स्टूडेंट थे कि हमें ऐसा पीसीएस बनना है, ऐसा कमिश्नर हम भी बनेंगे। और गंभीर जी जिनकी एक वाक्य मुझे बहुत अपील कर गया कि मेरा नाम मेरे काम से पहचाना जाए। आप और सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ मेरे साथीगण, सम्मानित शिक्षिकाएं और मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने के 2 उद्देश्य थे। हम लोग कोई भी कार्यक्रम महाविद्यालय में करते हैं आपके सम्मुख होकर, आपके मुखातिब होकर, आपकी भागीदारी के लिए, तो उसके 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो समाज के सरोकारों से जुड़कर कार्य करना, दूसरा जो यंग जनरेशन है, जो भारत का भविष्य है, जो इस महाविद्यालय का भविष्य है, जो किसी परिवार का भविष्य है, जो समाज का भविष्य है, उसको ऐसे लोगों से, उनके विचारों से रूबरू कराना कि कहीं से बच्चे के डेवलपमेंट में जो चीज़ सहायक हो जाए, जो उसको उसके जिम्मेदारी का भान करा दे, जो उसके व्यक्तित्व को विकास करने में सहायक हो, हम हर चीज़ को महाविद्यालय के प्लेटफॉर्म पर उनके लिए उपलब्ध कराएं। और ये मेरे लिए आसान किया है प्रशांत जी ने, जो इस कार्यक्रम के सह आयोजक भी हैं, और उन्होंने मेरे सामने ये रखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पर्यावरण के संदर्भ में अभी पिछले दिनों हमने एक गोष्ठी की थी जिसमें अनिल जोशी जी उत्तराखंड से हमारे बीच आए थे एक विषय विशेषज्ञ के रूप में।
मैंने उसी कार्यक्रम को या उसी नॉलेज को आगे बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी समझा कि मैं चाहती हूँ महाविद्यालय से कम 2 वसुधा क्लब इको एम्बेसडर तैयार करें जो समाज में भी ये मैसेज दे, और महाविद्यालय के 2 इको एम्बेसडर तैयार करें। और ना केवल वो तैयार इसलिए हो कि थ्योरेटिकल मैसेज दें, उनकी कुछ कार्य ऐसे हो, हम ऐसे बच्चे छांट सकते हैं, हमारे बहुत बच्चे काम कर रहे हैं अनऑफिशियली ऑफिशियली अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने परिवार में। हम उन बच्चों को छांट सकते हैं कि वो किस तरह से, उनको दिशा निर्देश दे सकते हैं कि इस महानगर के लिए, इस महाविद्यालय के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कस्बे के लिए वो किस तरह से एक रोल मॉडल का काम कर सकते हैं। आप सब जानते हैं, आपके बीच की एक एनसीसी कैडेट जो उत्तर प्रदेश सरकार की G20 की एम्बेसडर रही, तुलिका रानी, आप ही की जैसी तो थी, इस कॉलेज में पढ़ती थी ना, आप ही के जैसी थी। तो आज किस मकाम पर है, आप कोई तो कदम बढ़ाइए, किसी क्षेत्र में बढ़ाइए, आप वहीं तक पहुंचेंगे, उससे भी ऊंचा पहुंचेंगे। सर ने मुझे मेरा बचपन याद दिलाया, वाकई जब विश्वविद्यालय में पढ़ती थी मैंने नहीं सोचा था मैं आरजी कॉलेज में प्रिंसिपल बन के आऊं। आप भी नहीं सोच सकते कि कहाँ पहुंच जाएंगे। आपके लिए वो मंजिलें तैयार हो रही हैं, आप उस मंजिल पर कदम बढ़ाते चले जाइए। एवरेस्ट की ऊंची चोटी बहुत दूर नहीं है आपसे, वो जीवन की मंजिल का वो पड़ाव होगी जिस पर पहुंच करके आप न केवल समाज को बल्कि अपने व्यक्तित्व, अपने काम से अपनी पहचान बनाएंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, संस्थान का नाम रोशन करेंगे। आज के इस विषय पे अगर आप जाएं कि मातृशक्ति की क्या भूमिका है पर्यावरण को संरक्षित करने में और उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा किस तरह से योगदान देता है। मैडम ने बहुत कुछ विषय की तरफ आपका प्रकाश डाला कि किस तरह से आप अपने स्तर से उस पर कार्य कर सकते हैं। मैं आपको होमवर्क देती हूँ क्योंकि हम बहुत कुछ पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हैं, अपनी ज्ञान परंपरा मतलब जो आपके पास विरासत में आपकी दादी, नानी, माँ या हमारी कथाएं, किताबें कहती हैं, उनमें से 5 तरीके निकाल करके लाएगा कि कैसे 5 परंपरागत तरीकों से आप जल को शुद्ध कर सकते हैं। आरओ को बाय बाय कहा जाए। 5 तरीके वो निकाल के लाइए कि कैसे आपका एयर इंडेक्स इंप्रूव हो सकता है। ये इनोवेशन सेल का भी काम है जो आज इस कमेटी में आईकेएस के साथ साथ आयोजक है कि वो इनोवेटिव ऐसे 5 तरीके निकलवाए जिससे कि आप कम से कम आपके आसपास के 50 मीटर के एरिया का एयर इंडेक्स किस तरह से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कौन से ऐसे 5 पौधे हैं और उन पौधों को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं। अपने घर की छत पर गार्डनिंग करके वसुधा क्लब और प्लांट कंजर्वेशन सोसाइटीज का बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग देती है बच्चों को कि कैसे आप गार्डनिंग किन पौधों की करें। फूल पौधे जरूरी नहीं है फूल की, आप उपयोगिता के आधार पर पौधों का चयन कीजिए, जलवायु के आधार पर पौधों का, वृक्षों का चयन कीजिए कि कौन सा आपको लगाना है। उससे आप देखिए कि आपके 50 मीटर के आसपास का इंडेक्स, एयर इंडेक्स इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, उससे आपकी बारिश आकर्षित होगी कि नहीं होगी। ऐसे 5 पैमाने बना करके लाइएगा। और ये मैम आज की संगोष्ठी का हमारा फीडबैक और वर्क भी रहेगा कि बच्चे इस पर काम करेंगे वसुधा इको क्लब, प्लांट कंजर्वेशन सोसाइटी, इनोवेशन सेल के माध्यम से। इसके बाद 5 प्लांट के बाद 5 आपके जल के तरीके हो गए और 5 आपका रहिएगा वो पूजा पद्धति के साधन जो आपके एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने में, संरक्षित करने में सहायक हैं। उनको हम कैसे बच्चों को जोड़ सकते हैं उनके माध्यम से। पूजा पद्धति में किन चीजों का इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसको उस तरह से किया जाए कि आप अपने घर में ऑल आउट मत इस्तेमाल करिए। आप कपूर के ऊपर डालिए नीम का तेल, सारे मच्छर चले जाएंगे। तो आप किस किस तरीकों से ऐसी परंपरागत नॉलेज के आधार पर न केवल पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी संरक्षित कर सकते हैं। आर्टिकल 21 आपको कहता है जीवन का अधिकार। आप कहते हैं ये तो सरकार का काम है इसको लागू करना, कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 21 का हनन होता है, किसी से आपको जान का खतरा है, किसी से क्या है, लेकिन आप जानते हैं आपकी सांसों को किससे खतरा है? आपकी एयर से, आपके पानी से। तो अपने जीने का अधिकार अपने हाथ में रखिए और उसको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। मैं याद करती हूँ कि जब मैं छोटी थी, ऐसे बहुत छोटी भी नहीं, 10वीं में रही होंगी या उसके बाद की रही होंगी, जब कभी दिल्ली जाते थे, जेएनयू में, बीए में गए,
एडमिशन देने के लिए, तो जो गाजियाबाद का रोड था यहाँ से आंखें जलनी शुरू हो जाती थी, वो दौर भी था। आज जैसी स्थिति उससे भी बुरी थी उस समय। फिर एक मुहिम चली दिल्ली में पेड़ लगाने की, उससे स्थिति कंट्रोल में आई। आज फिर वही स्थिति है। तो ऐसे 5 कारण ढूंढिए कि आप कहाँ भागीदार बन रहे हैं और उनको कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहला कारण मैं आपको एक बता देती हूँ, कोई भी बच्चा कभी भी पटाखा नहीं जलाएगा। प्रॉमिस? हम बड़ी ढीली आवाज में नहीं चाहिए प्रॉमिस। एनएसएस के, एनसीसी के बच्चे और जो स्काउट गाइड के बच्चे हैं, वो ये इस प्रण के साथ इन सर्विसेज में आते हैं कि आप शिक्षा के साथ साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़ करके काम करेंगे, उतनी ही शिद्दत के साथ जितनी शिद्दत से आप अपनी पढ़ाई करते हैं, और कम से कम मोबाइल पर रील देखने का काम नहीं करेंगे, उतना समय आप पर्यावरण को संरक्षित करने में लगाएंगे। तो ये होमवर्क सब बच्चों के लिए है, इसको तीनों कमेटी लीड करेंगी। आज की संगोष्ठी इसी की सफलता इसी पर निर्भर करती है। आज के सभी मेहमानों ने हमारे महाविद्यालय में आकर हमको मार्ग निर्देशन दिया, प्रेरणा का काम करते हैं सभी जो विद्वान लोग होते हैं। और मैं समझती हूँ एक तो नई पीढ़ी जो बीए फर्स्ट ईयर का बच्चा हमारे पास इंटर के बाद आया, एक हमारे वाली पीढ़ी जो यहाँ बैठी हुई है, एक हमसे बहुत सर वाली पीढ़ी है। तो 3 पीढ़ियों का संगम, ऐसा बड़ा सुंदर दृश्य कभी कभी देखने को हमको मिलता है, और वो भी ऐसी संगोष्ठियों में जहाँ गंभीर जी ने इतने सुंदर तरीके से आपको मनोरंजक तरीके से बिना बोझिल हुए आप उनकी बातों से कितना कुछ सीख सकते हैं। और आपको सिर्फ वो बौद्धिक रूप से नहीं सीखना है। हमने तालियां बजाई, अच्छा लगा, हम हंसे भी, लेकिन उस बात का मर्म हमको जीवन में होता है ना, है तब तो उसकी सार्थकता है, तब तक तो यहाँ सर के खड़े होने का कोई अर्थ है। अदरवाइज एक इवेंट है, हो गई, सब अपने अपने रास्ते, वो नहीं चाहिए। जिस समय मनीषा मैम ने आह्वान किया, आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ खुद से भी सवाल करिए, अपने आसपास से भी सवाल करिए। कॉलेज की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो मुझसे सवाल करिए, टीचर के ऊपर जो जिम्मेदारी है टीचर से सवाल करिए, पेरेंट्स से सवाल करिए, लेकिन खुद से भी सवाल करिए। सबसे पहले खुद से सवाल करना सीखिए, तब तो दूसरों से कर पाएंगे। ये मेरी अपने बच्चों से अपेक्षा है। हर प्रोग्राम का हम यही सफलता चाहते हैं कि आप अपने अंदर उससे थोड़ा थोड़ा भी परिवर्तन लाएंगे। तो जब इस महाविद्यालय से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद आप निकलेंगे तो एक परिपक्व नागरिक के साथ साथ सजग प्रहरी भी होंगे आप। ना केवल अपने परिवार, देश, समाज, सब तरह से आप सजग होंगे। और मैं चाहूंगी कि सर ने बताया कि हम में से जो लोग धनाढ्य होते हैं इस देश में से पॉलिटिशियंस हैं, जिनके 99% बच्चे बाहर सेटल हो जाते हैं या बाहर ही एजुकेशन पाते हैं। लेकिन मुझे गर्व है, मैं MBA करके आई अमेरिका से, और जिस देश की सेवा करने के लिए उन्हें प्रण लिया। और हम जैसे आप लोग यहीं रहने वाले हैं, हम विदेश नहीं जाने वाले। आप भी विदेश में जाने की मतलब ये नहीं कि काबिलियत नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं कि आपको इसी मिट्टी में जन्म लिया, इसी में मरना है, तो इसी मिट्टी को संरक्षित भी करना है। आपको पूरा वहां जाकर के नहीं वो पानी आप पी सकते, तो अपने पानी को ही तो शुद्ध करना पड़ेगा ना। फिर यूरोप को और उसके थोड़ी हमें अपनी परंपरागत नॉलेज से ही तो उस चीज को आगे ले जाना पड़ेगा ना, यही सच्चाई है। और हम जितनी जल्दी रियल वर्ल्ड से बाहर आके इस रियल वर्ल्ड में जीते, तो आपके ऊपर बच्चों बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने अपने पिछले 30 साल में ही ड्रास्टिक चेंज होते हुए देखा, सामाजिक वातावरण को, पॉलिटिकल वातावरण को, राजनीतिक वातावरण को और पर्यावरणीय वातावरण को। बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा है मैंने। और मुझे लगता है हम दोषी हैं आपके कि हम आपसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आप इसमें आगे आइए, इस मिशन में आगे आइए, इन सामाजिक सरोकारों से आगे आइए। लेकिन ये मेरा वादा है कि अगर आप मेरे कहने से चलेंगे या मेरे को वचन देंगे, तो कम से कम इतना तो हम कर ही जाएंगे हमारी पीढ़ी, कि आपके आगे आने वाली पीढ़ी को कम से कम प्राकृतिक अभावों का सामना करना पड़े। पानी के लिए एक एक बाल्टी संरक्षित करने का समय बहुत जल्दी आने वाला है। आप समझिए, मेरठ जोन डेंजर जोन में आ चुका है, भूकंप की दृष्टि से डेंजर जोन में है।
उन सब चीजों को छोटे छोटे स्तर से हम कैसे कर सकते हैं, यही सारा होमवर्क मैंने जो आपको 3 पॉइंट पर दिया। और मुझे एक हफ्ते में आप सब लोग अपना, जो बच्चे रिसर्च प्रोजेक्ट के हैं, बीए फाइनल के हैं, एमए के हैं, कोशिश करिए कि इन सामाजिक सरोकारों से जुड़े टॉपिक्स पर लेकर आप कुछ नया निकाल करके लाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक आभार मैम। और ये हमें निश्चित रूप से करना होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पानी कैसे सागर से होते हुए और नल से होते हुए पानी की बोतलों में आ गया है, तो हमें उसके संरक्षण की बहुत ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद मैम। और इसी क्रम में मैं धन्यवाद के लिए सह आयोजक प्रशांत कौशिक जी को आप सबके बीच आमंत्रित करती हूँ। प्रशांत कौशिक जी। बहुत धन्यवाद शुभम जी। आप सभी ने जिन वक्ताओं को सुना है, वह सभी अपने आप एक संस्थान की तरह है कि आपने उनके सुनकर एहसास भी आपको हुआ होगा कि कितना अनुभव उनके पास है, और जो बातें उन्होंने बताई उसमें से अगर थोड़ा सा भी सार आपने अपने जीवन में उन्हें आत्मसात कर लिया, तो निश्चित है बात ये कि आप में भी बड़ा परिवर्तन आएगा, सकारात्मक, और समाज के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले आप बन जाएंगे। क्योंकि बहुत समय हो गया है और सभी वक्ताओं ने इतने डिटेल्स में सब बातें आपको बताई हैं कि क्या आवश्यक है हमारे लिए, समाज के लिए क्या आवश्यक है, प्रकृति को बचाने के लिए क्या आवश्यक है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है, यही आग्रह है कि आप उन बातों को एक बार चिंतन करें, उनका मनन जरूर करें, जब भी आप उन बातों को सार्थकता के साथ अपने जीवन में कहीं कहीं उतार भी पाएंगे। और मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर निवेदिता जी का, कि इन्होंने हमें अवसर दिया अपनी बात यहाँ रखने के लिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ शुभम जी का, जो इतना अच्छा संचालन कर रही हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सुनीता जी का, पूनम जी का, जिन्होंने इस आयोजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस पूरे आयोजन को करने के लिए। और सभी शिक्षिकाएँ, पूरे कॉलेज का जो स्टाफ है, उनका ही बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथ ही जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, क्योंकि लगातार इतना समय देना, क्योंकि हम भी स्टूडेंट्स रहे हैं, हमें पता है कि बैठना कितना मुश्किल काम होता है बच्चों के लिए। तो आपको एक बहुत बहुत अभिनंदन है सभी बच्चों का, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका जीवन बहुत ही उज्जवल हो, बहुत ही आप सफलता प्राप्त करें जीवन में अपने। और जो हमारे सिटीजन वॉइस के जो हमारे मेंबर्स यहाँ उपस्थित हैं, भट्टभूषण जी, बहुत संक्षिप्त आपके बारे में दो मैं एक मिनट में बताता हूँ कि अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट, अगर आप जानते हो, बाबा गुरुनाथ मंदिर से पहले अन्नपूर्णा मंदिर है, उसको साकार करने में भट्टभूषण जी का पूरा योगदान है। इन्होंने सपना देखा कैसे गरीबों के लिए वहाँ पूरे दिन भोजन चलता है, अनेक साल से जो भी भिक्षुक होते हैं, गरीब होते हैं, लगातार वहाँ पे अनेक वर्षों से पूरा भोजन की व्यवस्था भट्टभूषण जी उनके पूरे सहयोगी द्वारा वहाँ रहती है। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। एक बार खड़े हो जाइए। तो बहुत बड़ा सेवा, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। कालीपट्टन मंदिर, वरनाथ बाबा मंदिर जो है मंदिर, उस रोड पर इनका अन्नपूर्णा मंदिर बहुत बहुत लोग प्रसिद्ध है। कभी भी जाएं तो वहाँ पे आपको ये वहाँ मिलेंगे सदर में। और डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल है भी। और टीचर्स यूनियन जो ओम प्रकाश शर्मा जी की यूनियन रही है, आप सभी जानते हैं, उसमें बड़ी भूमिका इनकी रही है। और टीचर्स वेलफेयर की जितनी भी स्कीम आज काम कर रही हैं, उनमें बड़ा योगदान है उनके संघर्षों का। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। एक बार खड़े हो जाएं आप। और अगली पंक्ति में हर्षवर्धन राजवंशी जी, बिट्टन जी बैठे हैं। बिट्टन जी के नाम से पूरे लोकप्रिय पूरे शहर के अंदर वैश्य अनाथालय, आपने सुना होगा नाम, उसके मंत्री हैं ये। और अनेक शिक्षण संस्थाओं में मैनेजमेंट कमेटी में मेंबर हैं, मैनेजर हैं। और अनेक शिक्षण संस्थाओं को अपनी बखूबी नेतृत्व से बहुत अच्छा उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। वैश्य अनाथालय जैसी गौरवमयी संस्था शहर की, जिसमें गांधी जी और बड़े बड़े लोग उन संस्थाओं में आ चुके हैं, उन संस्था के आज ये मंत्री हैं। एक बार आप भी खड़े हो जाएं। हमारे साथ ही जगमोहन शाकाल जी यहाँ बैठे हैं, मीडिया पर्सनैलिटी है मेरठ के, और आसपास और वेस्टर्न यूपी में इनके पर्सनैलिटी ऐसी कि कोई बोलता नहीं है, अगर एक बार देख ले। बहुत ही जुझारू, बहुत ही एनर्जेटिक जगमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऋषभ पाराशर जी बैठे हैं, हमारे युवा साथी हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं और हर जगह
इनकी जो जोश जो रहता है और जगह कहीं दिखाई देता है, बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही सौरभ दिवाकर शर्मा जी हमारे साथ बैठे हैं। दिवाकर शर्मा जी का शायद आप सभी ने नाम सुना होगा। बहुत ही इस शहर की ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि अगर किसी भी राजनेता से बात करें तो उनका नाम जरूर लेते हैं। जैसे राजनीति करें, सौम्य शरीफ राजनीति के पर्याय थे दिवाकर शर्मा जी, मेरठ उनके पुत्र हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मंच पर जो विराजमान है, आप सभी जानते हैं, आपने सबको सुना है, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपनी तरफ से उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ईश्वरचंद गंभीर जी, ऐसी पर्सनैलिटी जिन्हें देश विदेश में पढ़ा भी जाता है, सुना भी जाता है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही डॉक्टर प्रभात राय जी रिटायर्ड IAS हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है। बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर प्रवीण जी GTV के प्रिंसिपल भी हैं और सहयोगी संस्था जो CBSE बोर्ड की है उसके अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे हर कोई मार्गदर्शन भी चाहता है, उनके साथ रहना भी चाहता है, जुड़ना भी चाहता है, क्योंकि बड़े गर्म जोश से बहुत ही अपने मन से सबका मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मनीषा जी को आपने सुना ही है, कहते हैं ना राजनीति में कैसे लोग, हर कोई कहता है अच्छे लोग आने चाहिए, तो मनीषा जी उसका साफ एग्जाम्पल है कि अगर ऐसे लोग राजनीति में आए, आगे बढ़े, तो मैं समझता हूँ जो सभागार में स्टूडेंट्स बैठे हैं तो ये बहुत कुछ उनसे सीखेंगे और कहीं ना कहीं अभी मन बनाएंगे राजनीति में आने का। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ऋचा जी हमारे सामने बैठी हैं। ऋचा जी उनमें से, उन महिलाओं में से जो समाज में एक मार्गदर्शक भूमिका निभा रही है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पूजा जी के साथ बैठी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन उनका। भावना यादव जी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। कैप्टन अजय हैं, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। लगातार ये भी सामाजिक सरोकारों को लेकर कहीं ना कहीं अपना प्रयास करते हैं। वो सभी लोग आज ऐसे सभागार में बैठे हुए हैं जो बहुत कुछ समाज को देते भी हैं और कहीं ना कहीं इनसे सीखने को हमें मिलता है। आप सभी का पुनः इन्हीं शब्दों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सम्मानित सदस्य हमारे साथ हैं। अगर आपको किसी स्तर पर भी कोई समस्या हो, ग्रीवेंसेस सेल चलती है, उसमें डाल सकते हैं। इस स्तर की कोई आपके परिवार में किसी महिला को कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे माध्यम से भी संपर्क कर सकती हैं और मैं आपको सुविधा दूँ। महिला शक्ति की हर समस्या के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। सभी का पुनः से आभार। और मैं राष्ट्रीय गान के लिए सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मेरा सभी अतिथियों से अनुरोध है कि एक ग्रुप फोटो के लिए जाएं शिक्षिकाएं। और पुनः से आप सभी का बहुत आभार और खास तौर से जो बच्चे इतने पेशेंस के साथ बैठे रहे उनका हार्दिक धन्यवाद भी। और आपने आज बहुत अच्छी जानकारी यहाँ ली होगी ऐसा मेरा विश्वास है।